देखिए आज 28 तारीख के सेशन में, पिछले सेशन में जहां से छोड़ा था, अगर आपने पिछला सेशन अटेंड किया होगा तो पिछले सेशन में हमने आरपीए यानी रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन के बारे में बताया था कि रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन अगला सेशन रहेगा हमारा। तो आज हम आरपीए और साइबर सिक्योरिटी जैसे टॉपिक्स को कवर करेंगे। आरपीए यानी रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन क्या होता है, आरपीए और रोबोटिक प्रोसेस किसको कहते हैं, इससे पहले एक छोटी सी बात समझ लेते हैं जरा। वो छोटी सी बात यह है कि अगर हम मान लीजिए किसी ऑफिस में काम करते हैं या जनरली कोई काम ऐसा है, चाहे वो कहीं पे भी किया जाता हो, घर में किया जाता हो, ऑफिस में किया जाता हो, तो वो काम हमें लगातार करना है। लगातार एक ही तरह का काम रोजाना और रूटीन में करना हो, चाहे वो घर का काम हो या बाहर ऑफिस का। ह्यूमंस को मान लेते हैं कोई काम ऐसा करना है जो रोज करना होता है और उसमें बहुत सारे लेंथी प्रोसीजर्स हैं और वही प्रोसीजर्स रोज रोज दोहराए जाते हैं। तो अक्सर ये सोचा जाता है, कोई भी व्यक्ति यही सोचता है कि ये काम क्यों ना अपने आप हो जाते, इनमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन यानी आरपीए इसी दिशा में उठाया गया एक कदम है जो इंसानों को मशीनों के, जो इंसान जो काम अपना पहले खुद करते हैं और लगातार एक ही तरह का काम उनको बार बार रिपीट करना होता है, तो क्यों ना ये काम जो है मशीनों के जरिए कराया जाए और मशीनें इस काम को ऑटोमेटिकली रोजाना जो वो काम करना होता है, तो रोजाना वही काम करते करते अगर हम थक जाते हैं तो क्यों ना इस काम को ऑटोमेटिकली काम करने वाली ऐसी मशीनों को दिया जाए जो अपने आप इस काम को करें और ह्यूमंस को उस काम को करने में समय ना बर्बाद करना पड़े। एक तो समय की बचत हो, दूसरा वो काम जल्दी भी हो जाए। इस सोच को आरपीए जो है वो मजबूती देता है। आरपीए यानी रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन के जरिए ऐसे काम जो ह्यूमंस ऑटोमेट कराना चाहते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में या कहीं पे भी, समय ये बात इसकी नहीं है कि वो काम कहां किया जा रहा है, चाहे वो घर पे किया जा रहा हो काम या ऑफिस में हो या इंडस्ट्री में हो। अगर एक ही तरह के काम रिपीटिंग एक एक साइकिल में चल रहे हैं, रिपीटिशन हो रही है उनकी, तो क्यों ना उन कामों को ऑटोमेटिक मोड पे डाल दिया जाए। कोई ऐसी मशीनें बनाई जाए, कोई ऐसा प्रोग्राम बनाया जाए, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जाए, कोई ऐसी एप्लीकेशन बनाया जाए, चाहे वो हार्डवेयर हो या सॉफ्टवेयर हो, ऐसी एप्लीकेशन बनाई जाए जो इंसानों की बदली उन कामों को ऑटोमेटिकली रेपिटेशन में करता हो। इससे बहुत सारे फायदे इंसान ले सकता है। तो आरपीए के जरिए ऑर्गेनाइजेशंस अपने ऐसे कामों को जो इंसानों को बार बार रिपीट करने होते हैं, उनको ऑटोमेटिक टास्क के जरिए करने का समाधान या सॉल्यूशन देता है आरपीए। इसके जरिए आप अपने रोजाना होने वाले टास्क को, जो भी टास्क रोजाना किसी इंडस्ट्री में होते हैं या ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, उनको ऑटोमेटिक मोड में डाल करके मशीनों से, एप्लीकेशन से, सिस्टम से काम करवाया जाता है और इस आरपीए प्रोसेस का फायदा उठाया जाता है। तो आरपीए क्या है? आरपीए आप समझ गए होंगे कि आरपीए का किस तरह से इस्तेमाल करेंगे कि आरपीए के जरिए आप अपने काम को ऑटोमेट कर सकते हैं और ऑटोमेट काम करने से क्या है, काम अपने आप होता रहेगा और आप अपने समय की बचत, समय, पैसे, धन
इन सब की बचत कर सकते हैं। इनके मेन एडवांटेजेस क्या है आरपीए के, वो अभी हम आगे करेंगे कि क्या मुख्य एडवांटेजेस हैं। लेकिन ऑटोमेट अगर कोई काम हो जाते हैं, अगर हमारे बहुत सारे, मान लीजिए हमारे पास 1000 टास्क हैं और वो 1000 टास्क रोजाना करने पड़ते हैं सुबह से लेकर के शाम 24 घंटे में किसी इंडस्ट्री में, तो उन हजारों टास्क को रोजाना अगर एक ही तरह का काम है तो उनको क्यों ना ऑटोमेट करके किसी सिस्टम में डाल दिया जाए और सिस्टम उन कामों को लगातार करता रहेगा। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ आरपीए। आरपीए अलाउज ऑर्गेनाइजेशंस टू ऑटोमेट टास्क। आरपीए की मदद से किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी कंपनी में, इंडस्ट्री में, किसी संस्था में काम को जो है, किसी टास्क को या मल्टीपल टास्क्स को ऑटोमेट किया जा सकता है, यानी उसको स्वचालित किया जा सकता है, अपने आप चले वो, लाइक ए ह्यूमन बीइंग was doing them across application and systems। जिस तरह से इंसान काम करते हैं ठीक उसी तरह से एप्लीकेशन और सिस्टम टास्क को करेंगे, लेकिन ऑटोमेटिक वो सारे टास्क होंगे अपने आप स्वतः, उनको ह्यूमन इंटरैक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आरपीए का बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो आरपीए यानी रोबोटिक ऑटोमेशन इंटरैक्ट्स विद द एग्जिस्टिंग आईटी आर्किटेक्चर। रोबोटिक प्रोसेस जो है, ये रोबोटिक ऑटोमेशन जो होता है वो रोबोट्स के जरिए होता है। रोबोट, हार्डवेयर रोबोट भी होता है, सॉफ्टवेयर रोबोट्स भी होते हैं। रोबोट सभी ने देखे होंगे, फिल्मों वगैरह में भी देखा है, आप कॉमिक्स वगैरह इस तरह की भी में भी हम लोग छोटे में बचपन में पढ़ चुके, रोबोट्स देख चुके, उनको फिल्में देख चुके रोबोट्स को। तो रोबोट का मतलब जो काम को इंसान के जैसे एकदम उन्हीं के जैसे करता है, ह्यूमंस का वो एकदम समझिए मिमिक, ह्यूमन मिमिक्री करता है। जो मिमिक ह्यूमन जो काम करते हैं उनको ठीक वैसे ही मशीनों के द्वारा करने का काम है रोबोटिक। तो रोबोटिक ऑटोमेशन जो है वो आपके आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर आर्किटेक्चर के साथ इंटरैक्ट करेगा, उनसे बातचीत करेगा विदाउट एनी कॉम्प्लेक्स सिस्टम इंटीग्रेशन। उसमें कोई बहुत ज्यादा जटिल सिस्टम के साथ उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम नहीं होगा। बहुत आसानी से आपका आरपीए जो है, आरपीए एप्लीकेशन या आरपीए हार्डवेयर जो है वो आपके आईटी आर्किटेक्चर के साथ इंटरैक्ट कर लेगा। यानी आपने जो भी आईटी सिस्टम बना रखा है अपना, आपने कोई प्रोसेस, कोई एप्लीकेशन बना रखी है या आपने कोई ऑटोमेशन का काम किया, तो उसके साथ ये आरपीए जो बहुत अच्छी तरह से एकदम से इंटरैक्ट कर लेगा। ये इसकी खासियत है कि इसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती। आरपीए इज यूज्ड फॉर ऑटोमेशन ऑफ वर्कफ्लो। किसी काम के फ्लो को ऑटोमेटिक करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो, बैक ऑफिस प्रोसेस हो, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब किसी चीज का निर्माण करना हो, कोई नक्शे बनाने हो या बिल्डिंग बनाने का काम करना हो, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हो, कोई लैब बनानी है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, बैक ऑफिस प्रोसेस हो गए। बैक ऑफिस में जो है वो लेटर प्रिंटिंग करना, लेटर टाइप करना और जो है वॉइस से लेटर में टेक्स्ट में ट्रांसफर करना, विच आर लेबर इंटेंसिव, जिसमें मेहनत ज्यादा लगती है। लेबर इंटेंसिव मतलब जिसमें लेबर माने मेहनत, जिसमें लेबर वर्क ज्यादा पड़ता है, उन सारे काम को ये जो है ऑटोमेट कर सकता है। और किस जगह पे आप जानते ही हो कि काम करते वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाने का काम होता है, कोई बिल्डिंग बन रही हो उसमें लेबर यानी मेहनत की जरूरत पड़ती है। बैक ऑफिस के जो प्रोसेस होते हैं, डेटाबेस बनाना, रिकॉर्ड फीडिंग करना, रिकॉर्ड प्रिंट करना, रिकॉर्ड को कलेक्ट करना, फॉर्म्स इकट्ठा करना, उनसे डेटा को कलेक्ट करना, तो ये सब कामों में बड़ी मेहनत लगती है। डेटा एंट्री करना, इन सब कामों में बड़ी मेहनत लगती है। और एंट्री करने से पहले डेटा जो है वो पेपर्स पे रहता है, तो उन पेपर से डेटा को फीड करना, ये सब काम बैक ऑफिस प्रोसेस में किए जाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में बिल्डिंग बनाने और मटेरियल बनाने का काम, और बैक ऑफिस में ये सारे काम। तो क्यों ना इन सारे कामों को ऑटोमेट करके अपने आप मशीनों के जरिए किया जाए, तो आरपीए को इस्तेमाल कर लिया जाए इस तरह के ऑटोमेशन वाले काम जो कि लेबर इंटेंसिव होते हैं, जिसमें लेबर यानी जो श्रमिक होते हैं उनकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। इन कामों को ऑटोमेटिक मशीन से आरपीए प्रोसेस के जरिए करने में ज्यादा मदद हमको मिलेगी। These सॉफ्टवेयर कैन इंटरेक्ट विद इन हाउस एप्लीकेशन। ये सॉफ्टवेयर ऐसे हैं कि ये
जो आपने अपने ऑफिस के भीतर एप्लीकेशंस बनाई हैं उनके साथ भी इंटरेक्ट कर सकते हैं। इन हाउस एप्लीकेशंस हो गई जो आपके प्रीमाइस में रखी हुई एप्लीकेशंस हैं, वेबसाइट्स जो कि सर्वर्स पे रखी हुई हैं, पोर्टल एक्सेट्रा, इन सब के साथ ये इंटरेक्ट कर सकता है। RPA सॉफ्टवेयर प्रोग्राम विच रन्स ऑन इंड यूजर्स पीसी, लैपटॉप और मोबाइल। तो ये जो RPA सॉफ्टवेयर है ये किसी के भी साथ, चाहे आपके इन हाउस एप्लीकेशन रखी हो, आपका अपना प्रोडक्शन हाउस है उसकी अपनी एप्लीकेशन हो, उसके साथ इंटरेक्ट कर सकता है, वेबसाइट और पोर्टल एक्सेट्रा इनके साथ, और यूजर के पीसी जो यूजर रन कर रहा है उससे, लैपटॉप वगैरह और मोबाइल डिवाइसेस सबके साथ ये इंटरेक्ट कर सकता है। क्या होता है इसमें? इट इज हैविंग सीक्वेंसेस, इट इज हैविंग सीक्वेंस ऑफ कमांड्स विद सम रूल्स। इसमें कुछ कमांड्स होते हैं जिनको सीक्वेंस में एक के बाद एक चलाया जाता है और उसको कुछ रूल्स वगैरह फॉलो करने पड़ते हैं। आरपीए यानी रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। अब वो प्रोसेस रोबोटिक एक के बाद एक वो टास्क, दिए हुए टास्क को करेगा, तो उसके लिए कुछ कमांड सीक्वेंस में बनाने पड़ेंगे और कुछ रूल्स उनमें फॉलो होंगे। तो ये जो कमांड का सीक्वेंस है, एक के बाद एक क्रम है कमांड्स का, इसके अंदर आरपीए के जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस होती हैं उनके अंदर ये रखा रहता है, कमांड्स का सीक्वेंस रखा रहता है और कुछ रूल्स जिसको वो फॉलो करते हैं। तो आरपीए हम समझ गए, एक हमने यहाँ पे ओवरव्यू ले लिया कि भाई आरपीए के जरिए क्या होता है। हम अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर बैक ऑफिस प्रोसेस हो गए जिनमें बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, उन कामों को इस रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन ऑटोमेटिकली प्रोसेस में डाल करके उनको जल्दी से जल्दी करवाते हैं, और इससे हमारे काम की एफिशिएंसी बढ़ी रहती है और सारा काम ह्यूमन से भी ज्यादा अच्छी तरीके से होता है, क्योंकि ह्यूमंस आर एरर प्रॉन। इंसान जो है वो एरर कर सकता है, लेकिन मशीनें एरर करने की गुंजाइश कम होती है उनकी। तो वो काम जिसमें एरर, जरा सी भी एरर जो होती है वो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती हैं, तो क्यों ना उन कामों को जो है वो रोबोटिक यानी रोबोट्स के जरिए या इस तरह के एप्लीकेशंस के जरिए जो एकदम रोबोटिक प्रोसेस करती हैं, डेटा को ऑटोमेट करके टास्क को जो है ह्यूमंस की तरह करती है, उनसे करवाया जाए। इससे हमारी एक्यूरेसी जो है वो 100% अचीव होती है एंटरप्राइज में। मेन गोल और मेन एडवांटेजेस ऑफ आरपीए, मुख्य एडवांटेजेस क्या है? देखिए यहां हम ये समझ लेंगे कि ये आरपीए जो है एप्लीकेशन यूज करते हैं, चाहे वो हार्डवेयर एप्लीकेशन यूज कर रहे हो या सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, चाहे हमने रोबोट बना के रखा होगा तो उसके अंदर भी प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। रोबोट अपने आप काम नहीं करते, क्योंकि उनका उनका तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, एआई यूज होती है रोबोटिक्स में। तो आप उस मशीन को, जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हैं कि ये जो है ह्यूमन रोबोट्स है और ये कुछ प्रोसेस को यहाँ पे सोच रहा है कैसे करना है, तो इसको प्रोग्राम करना पड़ेगा। तो सीक्वेंस ऑफ कमांड्स और कुछ रूल्स उसके अंदर डालने पड़ेंगे, यानी इन डिवाइसेस को, वो चाहे हार्डवेयर हो या सॉफ्टवेयर हो, उनको प्रोग्राम करना पड़ता है और कुछ सीक्वेंस ऑफ कमांड्स डाल के उनसे काम करवाया जाता है। अब ये इंसानों के मुकाबले ज्यादा बढ़िया करते हैं, कोई भी काम मशीन जो है वो इंसानों से ज्यादा बढ़िया करती है, इसीलिए ह्यूमंस ने मशीनें बनाई है। तो ह्यूमंस ने आरपीए नाम का जो प्रोसेस बनाया वो इसलिए बनाया है कि पहला मेन गोल क्या है? विद आरपीए कंपनी कैन डिप्लॉय वर्चुअल वर्कर्स। देखिए क्या काम कर सकती है, वर्चुअल वर्कर तैयार कर सकती है। देखिए वर्चुअल कहते हैं जो आंखों से नजर ना आता हो लेकिन हो एकदम ओरिजिनली, काम भी वैसे ही करता हो, दिखता काम भी वैसे ही करता हो, बल दिखता ना हो। वर्चुअल यानी कंप्यूटर का डेटा जैसा होता है, कंप्यूटर को हम लोग बोलते हैं वर्चुअल मशीन है। कंप्यूटर जो है वो वर्चुअल डेटा मैनेजमेंट करती है, यानी जो डेटा रहता है एक्चुअल में डेटा डिजिटल फॉर्म में रहता है, लेकिन आपको दिखता अंग्रेजी में है, असल में डेटा वैसा है नहीं। ठीक उसी तरह वर्चुअल वर्कर कौन से वर्कर हुए? एक वर्कर वो हुआ जिसको हम अपने काम पे रखते हैं अपनी कंपनी में, दैट इज वर्कर। मजदूर जो किसी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा है तो वो वहां पे कोई काम करेगा, तो क्यों ना ये काम जो है वर्चुअल वर्कर्स के जरिए कराया जाए। इन वर्कर्स की जगह हम रोबोटिक वर्कर्स जो एकदम इंसानों के कामों की एकदम नकल कर लेते हो, उनको रखा जाए। विद आरपीए रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन से कंपनी अपने वर्कर्स की जगह वर्चुअल वर्कर्स जो कि एकदम ह्यूमंस के कामों की पूरी नकल कर सकते हैं, उनको रख सकती है, उनको लगा सकती है अपने
फैक्ट्री में या अपने कंपनी में, इन केस ऑफ ए चेंज इन द प्रोसेस, अगर किसी प्रोसेस में जरा सा बदलाव करने की जरूरत पड़ती है, ए चेंज इन ए फ्यू लाइन ऑफ सॉफ्टवेयर कोड इज फास्टर एंड चीपर। तो मान लीजिए कि हमने किसी प्रोसेस के लिए कोई सॉफ्टवेयर और रोबोटिक प्रोसेस बनाने के लिए कोई प्रोग्राम लिखा, हमने कोई प्रोसेस ऑटोमेट करने के लिए एक रोबोटिक मशीन डिजाइन करी और वो उस प्रोसेस को रोज करता है। मान लीजिए हम इसी का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए ये कोई मशीन है और इस मशीन को ये सारे टास्क करने के लिए हमने प्रोग्राम किया। अब हमें अचानक हमारी जरूरत ऐसी पड़ गई कि इससे कोई और काम करवाने के लिए, कि भाई इससे ये काम नहीं करवाया जाएगा, इससे कुछ और काम करवाया जाए, तो हम इसको क्या करेंगे? इसके लिए हमें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। ये मशीन, इसका जो आरपीए प्रोसेस है वो तो सॉफ्टवेयर से चल रहा है। हमने सॉफ्टवेयर के अंदर चेंजेस किए जरा से और फटाक से कुछ हंड्रेड्स ऑफ लाइन का या थाउजेंड्स ऑफ लाइन का कोड जो है दोबारा से जनरेट किया, वो इसके अंदर फीड किया। ये जो रोबोट्स है वो किसी दूसरे काम को करने के लिए तैयार हो गया फट से। तो रोबोटिक प्रोसेस में एक सबसे बड़ा फायदा ये होता है, अब उसी की जगह अगर वो काम कोई ह्यूमन कर रहे होते, मान लीजिए हमने उस पर्टिकुलर व्यक्ति को किसी पर्टिकुलर प्रोसेस को करने के लिए ट्रेन करा, मान लीजिए ये सचमुच का ह्यूमन होता और इसको हमने ये कोई प्रोसेस करने के लिए ट्रेन करा रात दिन। अब इसके दिमाग में सिर्फ इस प्रोसेस को करने की सारी क्षमता है, लेकिन अगर अभी इस व्यक्ति को, अगर मान लीजिए इंसान जीवित होता और इसको हमने ये सब सिखा दिया ये काम कैसे, तो इसको सिर्फ यही करना आता। अगर इस व्यक्ति से हम कोई दूसरा काम करने के बारे में सोचते, अगर वो इंसान होता, तो फिर हमको उसकी पूरी ट्रेनिंग उस व्यक्ति को देनी पड़ती। जबकि अगर वो काम हम अपने वर्चुअल वर्कर से कर रहे हैं, यानी इस तरह की मशीनों से कर रहे हैं, और उनसे दूसरे कोई काम कर रहे हैं, तो बस उनको रीप्रोग्राम करने की जरूरत है। रीप्रोग्राम करेंगे, वो फट से अगले प्रोसेस को करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो कोई भी चेंज अगर प्रोसेस के अंदर होता है, तो जो ये वर्चुअल वर्कर्स हमने तैयार किए हैं, इनको चेंज करना ह्यूमन एम्प्लॉयज के मुकाबले ज्यादा आसान होता। आरपीए रोबोटिक प्रोसेस में किसी भी प्रोसेस को चेंज करने के लिए बस फ्यू कोड्स ऑफ लाइन सॉफ्टवेयर के अंदर जरा सा बदलाव करने की जरूरत है। आपके वर्चुअल वर्कर्स जो हैं वो नए कामों को करने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये कहने का मतलब है, विद आरपीए कंपनी कैन डिप्लॉय वर्चुअल वर्कर्स। एक तो हम अपनी कंपनी में वर्चुअल वर्कर्स जो कि रोबोट्स होते हैं उनको रख सकते हैं, जो कि एकदम इंसानी वर्कर जैसे काम करते हैं। हु मिमिक ह्यूमन वर्कर्स, मिमिक माने नकल करते हैं, ह्यूमन वर्कर्स के जैसे ही ये वर्चुअल वर्कर्स काम करते हैं। तो एक तो ये हो गया कि हम वर्चुअल वर्कर रख सकते हैं। इन केस ऑफ चेंज इन द प्रोसेस, अगर किसी कंपनी के काम करने के प्रोसेस में जरा सा भी बदलाव होता है, ए चेंज इन फ्यू लाइन ऑफ सॉफ्टवेयर कोड, इसके सॉफ्टवेयर के अंदर रखे हुए कोड में जरा सा बदलाव करने की जरूरत है। इट इज फास्टर एंड चीपर देन रिटेनिंग हंड्रेड्स ऑफ ह्यूमन एम्प्लॉयज। वहीं उसकी जगह हंड्रेड्स ऑफ एम्प्लॉयज को वो दोबारा ट्रेनिंग देने में हमें ज्यादा समय लगेगा और महंगा भी वो प्रोसेस होगा। तो इस वजह से आरपीए जो है वो ज्यादा फायदेमंद है कि अगर हमने अपने काम की जगह वर्चुअल वर्कर्स को रखा और अगर हमारे प्रोसेस में जरा सा भी बदलाव आया, तो हम अपने वर्चुअल वर्कर के अंदर रखे हुए सॉफ्टवेयर कोड में थोड़ा सा बदलाव कर देंगे और वो जो बदलाव करेंगे वो सस्ता होगा। वहीं पे अगर हजारों या सैकड़ों ह्यूमंस को हमें दोबारा ट्रेनिंग देनी पड़ी, तो मान लीजिए हमने 10,000 वर्कर्स थे और उसकी जगह पे हमने 100 जो है वो वर्चुअल रोबोट्स के जरिए काम करा रहे हैं, तो अगर हमारे 1000 वर्कर्स को कोई दूसरा प्रोसेस सिखाना हो, तो उसमें ट्रेनिंग में हमें ज्यादा पैसा और समय भी बर्बाद होगा। तो क्यों ना वर्चुअल वर्कर्स को रखा जाए, जिससे अगर प्रोसेस के अंदर चेंज होता है तो कुछ ही कोड्स में लिखे हुए प्रोग्राम्स को हम उसके अंदर रिप्रोग्राम कर देंगे और वो नए कामों को करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो चेंज करना आरपीए में जो वर्चुअल वर्कर्स हैं उनके काम के प्रोसेस को चेंज करना बहुत आसान होता है, जल्दी, आसान और चीपर, सस्ता होता है।
दूसरी खासियत आरपीए की बता रहा है कि ह्यूमन वर्कर्स कैन वर्क एवरेज 8 आवर्स। आप एक ह्यूमन मजदूर से, एक एम्प्लॉय से या एक कर्मचारी से जो ह्यूमन वर्कर है उससे कितनी देर तक काम ले सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा 8 घंटे। 8 घंटे से ज्यादा तो काम नहीं कर सकते। 8 से 10 घंटे, 10 से 12 घंटे, 24 घंटे थोड़ी ना काम ले सकते हैं। वेयर एज रोबोट कैन वर्क 24 आवर्स विदाउट टायर्डनेस। वहीं पे इस तरह के जो वर्चुअल वर्कर हैं जिनको हम लोग रोबोट्स कहते हैं, अगर हम वही काम उन रोबोट्स के जरिए लें तो ये तो 24 घंटे काम कर सकते हैं बिना थके हुए। एक फायदा ये भी है, आप कंप्यूटर मशीन के बीच में तो आप जानते ही हैं कि क्या फर्क होता है कि मशीनें जो है वो थकती नहीं है, इसीलिए इंसानों ने मशीन बनाई। मशीन जो है वो ह्यूमंस के कामों की मिमिक करती है, एकदम उसी के जैसे, इंसानों के जैसे उन कामों की नकल कर सकती है। तो मिमिक कर दिया उसने उन कामों को, अब आप उससे 24 घंटे काम ले लीजिए। ये दो फायदे हो गए। और क्या फायदा है? द एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ ह्यूमंस आर 60%। अगर आपने, मान लीजिए आपका कोई प्रोडक्शन हाउस है, वहां पे आपने ह्यूमंस को या इंसानों को, कर्मचारियों को लगा रखा है, वर्कर्स को लगा रखा है और आप उनसे काम लेते हैं, तो जो कुल मिला के प्रोडक्शन आता है वो 60% ही कवर कर पाते हैं, और वो भी एरर्स के साथ। वहीं अगर वो काम अगर रोबोट्स के जरिए किया कर होता तो 100% काम होता विदाउट एनी एरर। द एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ ह्यूमंस आर 60%। किसी भी बड़े से बड़े प्रोसेस को अगर करने के लिए ह्यूमंस बड़ी कंपनी में लगे हैं तो 60% ही वो अपनी जो टारगेट होता है उसको पूरे अचीव करने में वो 60% ही प्रोडक्टिविटी दे सकते हैं, और वो भी एरर्स उसमें हमेशा बनी रहेंगी। वहीं अगर वो काम रोबोटिक प्रोसेस के जरिए यानी रोबोट्स के जरिए किया जाएगा तो वो 100% विदाउट एनी एरर होगा। रोबोट्स हैंडल मल्टीपल टास्क वेरी वेल कंपेयर टू ह्यूमन बीइंग। रोबोट्स जो होते हैं वो मल्टीपल टास्क को, एक साथ बहुत सारे काम को इंसानों के मुकाबले कर सकते हैं, और वो भी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। कंप्यूटर एक एग्जाम्पल है आपके सामने कि कंप्यूटर भी एक तरह का रोबोटिक मशीन है, और वो भी इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलता है। तो आप देखते हैं कि आप उसको कई काम देते हैं और वो हर काम तेजी से करता है, एक साथ कई कामों को इंसानों के मुकाबले सही सही करता है। तो जो रोबोट्स होते हैं वो भी प्रोग्राम डिवाइस होते हैं, वर्चुअल वर्कर्स ह्यूमन बींग्स के मुकाबले कई काम अच्छे से करेंगे। लार्ज नंबर ऑफ प्रोसेस कैन इजीली ऑटोमेटेड। इन मशीनों के जरिए आरपीए की मदद से बहुत बड़ी मात्रा के लार्ज क्वांटिटी, लार्ज नंबर्स के प्रोसेस को आसानी से स्वसंचालित यानी ऑटोमेटेड किया जा सकता है। अपने आप बहुत सारे कामों को इन मशीनों की मदद से ऑटोमेट किया जा सकता है आसानी से। कॉस्ट्स आर रिड्यूस्ड as the RPA takes care of repetitive task and save precious time and resources। देखिए आरपीए का एक एडवांटेज तो आपको पता है, लग ही गया होगा, अब तक अंदाजा लग गया होगा क्या बचता है इससे। कॉस्ट बचती है, और बार बार जो काम रिपीट किए जाते हैं उनको भी ये कर लेता है। इससे आपका जो समय है और रिसोर्सेज है, उन दोनों की, पैसे, रिसोर्सेज, धन, समय, सबकी बचत होती है आरपीए से। The software robots do not get tired, increases fast processing। अब ये जो रोबोट्स होते हैं इनके अंदर जो सॉफ्टवेयर रखे हैं, तो वो सॉफ्टवेयर रोबोट्स जो होते हैं they don't get tired easily, increases fast processing। जल्दी थकते नहीं है और प्रोसेसिंग तेज करते हैं। नो एक्स्ट्रा प्रोग्रामिंग स्किल रिक्वायर्ड टू कॉन्फ़िगर आरपीए। आरपीए को, यानी अगर इस रोबोट प्रोसेस ऑटोमेशन को अगर आपको कॉन्फ़िगर करना है, इनको अपने यहाँ सेट करना है, तो बहुत बड़े प्रोग्रामिंग स्किल की जरूरत नहीं पड़ती। आसान है, यानी कॉन्फ़िगरेशन करना बहुत ज्यादा स्किल की जरूरत नहीं होती इसको। आरपीए इम्प्लीमेंटेशन मैथडोलॉजी। आरपीए को इंप्लीमेंट करने के लिए क्या मेथड अपनाया जाता है, क्या तरीका अपनाया जाता है, क्या किस तरीके से इसको अपनी इंडस्ट्री में इंप्लीमेंट करेंगे आप। देखिए क्या करना पड़ता है। सबसे पहले है इसके फेजेस कौन कौन से होते हैं।
आरपीए को इंप्लीमेंट करने के फेज क्या है या मेथड क्या है, क्या तरीका अपनाया जाता है? पहला है प्लानिंग। सबसे पहले आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। पहले तो आपको काम को आइडेंटिफाई करना होगा, कौन सा काम है जिसको आप ऑटोमेट करना चाहते हैं। तो प्लानिंग फेज में क्या क्या आता है आरपीए इंप्लीमेंटेशन मेथोडोलॉजी में, ये यहां पे स्लाइड में ये कह रहा है कि आपको क्या करना होगा आरपीए के लिए, पहले प्लानिंग करनी पड़ेगी। इन दिस फेज you need to identify the processes which you want to automate। इस फेज में आपको सबसे पहले यह पता करना पड़ेगा कि किस काम को, किस प्रोसेस को आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ऑटोमेट करना चाहते हैं, उसकी पहचान करिए पहले और प्लानिंग करिए। यानी पहले पहचानिए कौन सा प्रोसेस करना है और उसकी प्लानिंग कैसे करी जाएगी। To automate, following things are seriously considered in this planning phase। अब इस प्लानिंग फेज में कुछ बातें आपको बड़ी गंभीरता से ध्यान में रखनी होंगी, सीरियसली ध्यान में रखनी होंगी। क्या है वो बातें? यहाँ 4 बातें कह रहा है। ये 4 बातें आरपीए के प्रोसेस को करते वक्त आपको सीरियसली ध्यान रखनी है। पहला, क्या ये प्रोसेस मैनुअल होगा या रेपिटेटिव, एक बार होगा या बार बार ये काम जो है, जो काम आप करवा रहे हैं, क्या उसको बार बार होना है और मैनुअल होना है? इनमें से क्या होना है? रिपीटेटिव, बार बार होता है वो टास्क, या उसको मैनुअली किया जाए। दूसरा, क्या उसमें कोई नियम या रूल लगता है, किसी नियम के तहत वो काम होता है, तो वो नियम क्या है? इज इनपुट डेटा इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट, क्या जो इनपुट किया हुआ डेटा है वो इलेक्ट्रॉनिक रूप में है यानी डिजिटल डेटा है, एंड इज रीडेबल, और उसके बाद उसको रीड भी किया जाता है। एग्जिस्टिंग सिस्टम बी यूज्ड फॉर और नीड टू बी चेंज, क्या जो पहले से ही चल रहा है सिस्टम है उसको इस्तेमाल किया जा सकता है या उसमें कुछ बदलाव करना पड़ेगा। ये सब बातें आपको इसमें ध्यान रखनी होंगी आरपीए के प्रोसेस में। तो आरपीए में सबसे पहले प्लानिंग के दौरान पहले पता करना होता है कि क्या ये प्रोसेस मैनुअल किया जा सकता है या फिर इस प्रोसेस को बार बार किया जाना होता है। प्रोसेस में क्या कोई रूल अप्लाई किया जाएगा, यानी उसके जो कुछ नियम होंगे वो कैसे होंगे, उनके तहत क्या काम किया जाता है। इनपुट डेटा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है और साथ में वो रीडेबल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है यानी डिजिटल है, और रीडेबल भी रीडेबल फॉर्म में है यानी इसको पढ़ना भी है और आपको उसको जो है डिजिटल भी रखना है। मशीनों में डिजिटल डेटा रहता है लेकिन जब वो यूजर्स को दिखाया जाता है तो रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ऐसा करना है। एग्जिस्टिंग सिस्टम क्या इस्तेमाल किया जा सकता है या वो जो एग्जिस्टिंग सिस्टम इस वक्त एंटरप्राइज में चल रहा है उसके अंदर कुछ बदलाव करने की जरूरत है ताकि वो आरपीए के साथ आरपीए के कंपैटिबल बन सके। तो प्लानिंग फेज में इतनी बातें सोची जाती हैं। दूसरा है डेवलपमेंट फेज। जब प्लानिंग हो जाएगी तो डेवलपमेंट यानी एक कदम और आगे बढ़ाएंगे, और निर्माण यानी डेवलपमेंट माने होता है निर्माण करना, बनाना उसको। इन दिस फेज यू नीड टू स्टार्ट द डेवलपमेंट ऑफ ऑटोमेशन वर्कफ्लो एज पर एग्रीड प्लान। अब ये ऑटोमेशन का काम जो है वो जैसी प्लानिंग करी थी जिसपे सब सहमत हुए थे उस सहमति के अनुसार मिल करके उसके डेवलपमेंट फेज की ओर बढ़ा जाएगा, यानी उसका उस सिस्टम को बनाने का काम शुरू किया जाएगा। You need to start the development of automation workflow। इस काम को ऑटोमेटिक करने की दिशा में कदम उठाया जाएगा, यानी अब काम शुरू किया जाएगा। तीसरा है टेस्टिंग। उसके बाद जब वो प्रोसेस बन के तैयार हो जाएगा, इन दिस फेज यू रन द टेस्टिंग फेज टू आइडेंटिफाई द एरर्स। अब अगर वो काम आपने ऑटोमेट कर लिया है तो उसकी टेस्टिंग की जाएगी और एरर्स पता लगाई जाएंगे। और सबसे चौथा है सपोर्ट एंड मेंटेनेंस, कंटिन्यूअस सपोर्ट, और अगर फॉल्ट आ जाएगी तो उसकी मेंटेनेंस और सपोर्ट की गाइडलाइन क्या होंगी ये तय किया जाएगा। इस तरह करके आरपीए प्रोसेस के 4 सब प्रोसेस जो है वो यहां पे निकल के सामने आए कि भाई प्लानिंग होगी, पहले प्लान किया जाएगा कि कैसे मैनुअल या रिपीटेटिव होना है काम को, रूल है क्या कोई उसमें, कोई टर्म्स कंडीशन या रूल्स, इस तरह की चीजें हैं। इनपुट का फॉर्मेट और रीडेबल डेटा का फॉर्मेट क्या होगा, एग्जिस्टिंग सिस्टम के
के अंदर कोई बदलाव करने की तो जरूरत नहीं है अपने आरपीए प्रोसेस को डिप्लॉय या इंप्लीमेंट करने के लिए, या वो रेडी है उसमें आरपीए इंप्लीमेंट किया जा सकता है, आरपीए प्रोसेस को लगाया जा सकता है, नहीं तो उसके अंदर चेंज करने की जरूरत है तो चेंज करेंगे। डेवलपमेंट की ओर बढ़ेंगे, यानी अब उसको सिस्टम को बनाया जाएगा, टेस्टिंग करेंगे ताकि एरर्स पता लगाई जा सके, और सपोर्ट एंड मेंटेनेंस का काम ये तो हमेशा चलते रहना है। सपोर्ट मतलब उसके अंदर जब कभी भी किसी को हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, कंटिन्यूअस सपोर्ट, ये जो सबसे आखिरी वाला सपोर्ट एंड मेंटेनेंस का काम है, ये हमेशा चलता रहेगा। प्रोवाइड कंटिन्यूअस सपोर्ट आफ्टर फॉलोइंग जनरल मेंटेनेंस गाइडलाइंस। तो कंटिन्यूअसली जो मेंटेनेंस की गाइडलाइंस हैं और जो सपोर्ट है, ये दोनों काम कंटिन्यूअसली चलता ही रहेगा। जनरल यूज आरपीए के क्या इस्तेमाल है, देखिए यहां पे बता रहा है क्या इस्तेमाल है आरपीए के। इम्यूलेट्स ह्यूमन एक्शंस, पहला इम्यूलेट कॉपी करता है ह्यूमन एग्जीक्यूशन ऑफ रिपीटेटिव प्रोसेस, इंसान के जो रिपीट करने वाले टास्क है उनकी नकल कर सकता है, और इसके लिए वो विभिन्न तरह की एप्लीकेशंस और सिस्टम्स को यूज करता है। कंडक्ट हाई वॉल्यूम रिपीटेटेड टास्क, ये बहुत बड़ी मात्रा में जो टास्क बार बार रिपीट किए जाते हैं उनको कर सकता है। आरपीए ऑटोमेशन इजीली सिमुलेट रीकीइंग ऑफ डेटा फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, लाइक एंट्री, कॉपी एंड पेस्टिंग, कट कॉपी पेस्टिंग के काम को जो बार बार किया जाता है उनकी नकल कर सकता है। सिमुलेट मतलब नकल करके रखना, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में दोबारा पंच करना उस डेटा को। तो बार बार हाई वॉल्यूम के रिपीटेड टास्क को ये कर सकता है। परफॉर्म मल्टीपल टास्क, ऑपरेट मल्टीपल एंड कॉम्प्लेक्स टास्क अक्रॉस मल्टीपल सिस्टम्स, कई सिस्टमों के बीच में कॉम्प्लेक्स जटिल कामों को मल्टीपल एक साथ कर सकता है। इंफॉर्मेशन वैलिडेशन एंड ऑडिटिंग के लिए यूज किया जाता है आरपीए को, इंफॉर्मेशन को वैलिड करने के लिए, यानी इंफॉर्मेशन को चेक करने के लिए, और उसकी ऑडिटिंग, ऑडिटिंग माने क्रॉस चेकिंग करना, रिकॉर्ड्स को ऑडिट करने के लिए, डेटा की वैलिडेट वेदर डेटा इज वैलिड और नॉट ये चेक करने के लिए, और सिस्टम को वेरिफिकेशन करने के लिए, क्रॉस वेरिफिकेशन करने के लिए यूज किया जा सकता है। टेक्निकल डेट मैनेजमेंट, सिस्टम के बीच में जो गैप पैदा हो जाते हैं, कोई सिस्टम नया हो गया कोई सिस्टम पुराना, तो इसको टेक्निकल डेट कहते हैं, इनको कम करने के लिए। क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी एश्योरेंस एक प्रोसेस है क्यूए, क्वालिटी एश्योरेंस कहते हैं। इट कैन बी बेनिफिशियल टू क्यूए प्रोसेस, आपके क्वालिटी एश्योरेंस के प्रोसेस को जो है के लिए फायदेमंद है। रिग्रेशन टेस्टिंग एंड ऑटोमेटिंग कस्टमर यूज सिनेरियोज, तो क्वालिटी कस्टमर के सिनेरियोज को, कस्टमर के फीडबैक्स को रीड करने के लिए, टेस्टिंग करने के लिए ये बेनिफिशियल है, फायदेमंद है। तो आपके क्वालिटी एश्योरेंस यानी आपकी क्वालिटी, एक कह रहा है एक तरीके से आपकी क्वालिटी जो आप मेंटेन करके प्रोडक्ट्स की रखते हैं उसको, उस क्वालिटी को लगातार मेंटेन करके रखने में, कस्टमर के सिनेरियोज को भी ध्यान में रख के आपके कामों को ऑटोमेट करने में, टेस्टिंग करने में, इस तरह के प्रोसेस में ये फायदेमंद है। रेवेन्यू फोरकास्टिंग कर सकते हैं इसकी मदद से, ऑटोमेटिकली अपडेटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू प्रिडिक्ट रेवेन्यू फोरकास्टिंग, जो पैसा लग रहा है या जो पैसा निकल करके आ रहा है, जो पैसा भविष्य में आएगा किसी प्रोजेक्ट पे लगने के बाद, तो जो रेवेन्यू जनरेट होगा, रेवेन्यू माने इनकम, तो जो इनकम जनरेट होगी उसकी पहले से ही अपडेट करके पहले से ही उसकी भविष्यवाणी कर देगा, यानी हमें पहले से पता लग जाएगा इसमें रेवेन्यू कितना आएगा, तो रेवेन्यू की फोरकास्टिंग कर सकता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अपने आप अपडेट करके रेवेन्यू प्रिडिक्ट कर देगा कि आपको इतना फायदा होगा, पहले से ही पता लग जाएगा। ऑटोमेट रिपोर्ट जनरेशन, हर रिपोर्ट्स को एक्यूरेटली, टाइमली रिपोर्ट्स को अपडेट कर लेगा, डेटा को एक्सट्रैक्ट करके निकाल करके एक्यूरेट, इफेक्टिव एंड टाइमली रिपोर्ट जनरेट करेगा अपने आप। इतने काम ये
कर सकता है और इंडस्ट्री में इन कामों की बड़ी अहमियत है। यानी ह्यूमन के एक्शंस की नकल कर सकता है, हाई वॉल्यूम रिपीटेड टास्क को कर सकता है, मल्टीपल टास्क कर सकता है, इंफॉर्मेशन को वैलिड और ऑडिटिंग करने के लिए, टेक्निकल डेट मैनेजमेंट करने के लिए, क्वालिटी एश्योरेंस निकालने के लिए, रेवेन्यू की फोरकास्टिंग करने के लिए, और रिपोर्ट ऑटोमेटेड रिपोर्ट जनरेशन, डेटा को अपने आप निकाल करके अपने आप रिपोर्ट जनरेट करके इफेक्टिव, टाइमली, एक्यूरेट, इफेक्टिव रिपोर्ट्स जो हैं वो जनरेट कर सकता है। इतने कामों के जरिए ये हमें बेनिफिशियल प्रोसेस, इस वजह से प्रोसेस ये बेनिफिशियल है। कहां इस्तेमाल हो रही हैं एप्लीकेशंस आरपीए की? देखिए, हेल्थ केयर में यूज हो रही हैं। पेशेंट का रजिस्ट्रेशन और बिलिंग करना, पेशेंट का रजिस्ट्रेशन करना और बिलिंग करना। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि इंडिया में ये यूज हो रही हो, बाकी जगहों पे, पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है यहाँ पे। हेल्थ केयर सिस्टम यानी ये जो हमारे हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, उनमें पेशेंट्स का रजिस्ट्रेशन और बिलिंग निकालने के लिए, बिलिंग का जो प्रोसेस होता है उसमें कस्टमर ने, कस्टमर नहीं, पेशेंट ने कौन कौन सी दवाएं किस किस दिन यूज करी और पूरी उसका मेडिकल बिल क्या है, सब बिल प्रोसेस करके, कैलकुलेट करके, बिल निकाल करके कस्टमर को या पेशेंट्स को देगा हेल्थ केयर सिस्टम में। पेशेंट्स का रजिस्ट्रेशन और बिलिंग करने का यहाँ यूज हो रहा है। एचआर में यूज हो रहा है आरपीए, न्यू एम्प्लॉय की ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज पूरी करना, पेरोल का प्रोसेस तैयार करना, हायरिंग शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स, ये भी आरपीए के जरिए किया गया है। इंश्योरेंस सेक्टर में क्लेम प्रोसेसिंग, क्लियरेंस, प्रीमियम की इंफॉर्मेशन। टेलीकॉम में सर्विस ऑर्डर मैनेजमेंट, क्वालिटी रिपोर्टिंग करना। ट्रैवल एंड लॉजिस्टिक्स में टिकट की बुकिंग करना, पैसेंजर्स की डिटेल्स निकालना, अकाउंटिंग करना। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस में कार्ड एक्टिवेशन कराना, फ्रॉड क्लेम्स। गवर्नमेंट चेंज ऑफ एड्रेस, लाइसेंस रिन्यूअल का जो प्रोसेस है, आपने देखा होगा साइट पे जाते हैं और लाइसेंस रिन्यूअल कराने के लिए हम एक के बाद एक फॉर्म वो अपने आप करता जाता है, फॉर्म भरते हैं, उसके बाद नेक्स्ट करते हैं, तो उसके बाद अगला पेज खुल के आता है। ये सब प्रोसेस जो किया गया है, ये सारे सॉफ्टवेयर रोबोटिक्स, ये सॉफ्टवेयर जो खुल के आते रहते हैं, एक के बाद एक स्क्रीन आती रहती है, इसके बाद ये स्क्रीन आएगी, इसके बाद ये स्क्रीन आएगी, इसके बाद ये प्रोसेस होगा। ये आरपीए ही है, सॉफ्टवेयर आरपीए है। जो हम प्रोग्राम अपने अपने अगर सॉफ्टवेयर बनाते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं और उसके बाद ये तय करते हैं इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, तो हम भी तो आरपीए के तहत ही प्रोग्राम बना रहे हैं अपना। कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करने का मतलब ही है कि आप एक जो है एक सेट ऑफ कोड्स तैयार कर रहे हैं जिसमें आपने ये तय किया है कि पहले उनके सीक्वेंसेस क्या होंगे। तो आप भी इस तरह के आरपीए बना चुके हैं। हाँ, उनका नाम आरपीएस था ये नहीं पता था, लेकिन वो भी तो आप रोबोटिक प्रोसेस कर रहे हैं, ऑटोमेट कर रहे हैं उन कामों को। तो गवर्नमेंट किस तरह से यूज कर रही है? एड्रेस चेंज करने वाला, लाइसेंस रिन्यूअल करने के लिए, ट्रांसपोर्ट की जो ट्रांसपोर्ट विभाग की साइट है उसमें लाइसेंस रिन्यूअल करने के लिए वो प्रोसेस कोई ह्यूमन नहीं करते। उसमें रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जो प्रोसेस होते हैं वो सब कस्टमर खुद ही करता रहता है। उसमें एंट्री करता है, उस एंट्री को जो है फिर डेटाबेस में सेव करता है प्रोसेस अपने आप, विदाउट ह्यूमन इंटरैक्शन। वो काम ऑटोमेटिकली परफॉर्म होते हैं। तो गवर्नमेंट, हेल्थ केयर, एचआर, इंश्योरेंस, इनमें ये जो भी जितने भी प्रोसेस हैं, ये सब इंसानों की कम और जो प्रोसेस हैं ऑटोमेट करने वाले प्रोसेस, उनकी मदद ज्यादा ली जाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर में इश्यू प्रोसेसिंग, अकाउंट सेटअप एंड कम्युनिकेशन, ये सारे काम, इतने काम जो है वो आरपीए, इन जगहों पे आरपीए की मदद ली जा रही है और वहां पे इनसे बेहतर काम लिया जा रहा है। आरपीए इंप्लीमेंट करके इन सेक्टर्स में बेहतर काम लिया जा रहा है। दीज आर द एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस मतलब वो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कोई भी हो सकता है। सिलेक्शन ऑफ आरपीए ऑटोमेशन टूल्स, कैसे सेलेक्ट करेंगे कौन सा टूल जो है बेहतर है, और कुछ पॉपुलर आरपीए सॉफ्टवेयर जो है वो कौन कौन से? देखिए, आरपीए सेलेक्ट करते वक्त द सिलेक्शन ऑफ आरपीए, आरपीए का कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करना है, 4 पैरामीटर्स, उसकी 4 प्राथमिकताएं जिसके आधार पे ये
टूल चुना जाता है। पहला है डेटा। क्या आरपीए जो आप यूज करने जा रहे हैं वो डेटा इजीली रीड और राइट कर सकता है मल्टीपल सिस्टम्स में? तो पहला है डेटा, इजी ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग बिजनेस डेटा इनटू मल्टीपल सिस्टम्स। क्या जो आरपीए आप ऑटोमेशन टूल यूज कर रहे हैं उससे डेटा रीड करने में और राइट करने में, बिजनेस डेटा को कई सिस्टमों में आसानी हो रही है कि नहीं? टाइप ऑफ टास्क मेनली परफॉर्म्ड, किस तरह का टास्क परफॉर्म किया जा रहा है? रूल बेस्ड और नॉलेज बेस्ड प्रोसेस है वो, उसमें कुछ रूल्स हैं या फिर कुछ नॉलेज दिए जा रही? इंटर ऑपरेबिलिटी, इंटर ऑपरेबिलिटी कहते हैं कि एक ऐसा कोई एप्लीकेशन या ऐसा ऑपरेशन जो मल्टीपल मशीनों पे, एक मशीन से दूसरे मशीन पे वो इजीली पोर्टेबल हो। जो पोर्टेबल मतलब वो किसी भी तरह के प्रोसेस में या किसी भी तरह की मशीनों में बड़े आराम से किया जा सके, उसके लिए उसके अंदर चेंज करने की जरूरत ना पड़े और वो सारे एप्लीकेशंस या हार्डवेयर के ऊपर सेम एक जैसा चले। इंटर ऑपरेबिलिटी कहते हैं उसको। टूल्स शुड वर्क अक्रॉस मल्टीपल एप्लीकेशंस, कई एप्लीकेशंस पे कई तरह के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के ऊपर वो समान रूप से काम कर सके, इस तरह का आपका आरपीए टूल होना चाहिए। और ये इंसानों के काम की नकल भी कर सके, यानी एआई हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिल्ट इन एआई सपोर्ट हो टू मिमिक ह्यूमन यूजर्स, ताकि वो इंसानों के कामों की नकल भी कर सके। उस आरपीए प्रोसेस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी सुविधा हो। ये कह रहा है ये 4 सिलेक्शन ऑफ आरपीए ऑटोमेशन टूल को जब भी कभी आप सेलेक्ट कर रहे हो अपनी एंटरप्राइज के लिए, 4 बातें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। एक तो डेटा, क्या उससे रीडिंग और राइटिंग जो डेटा हो रहा है उसको मल्टीपल सिस्टम्स में यूज किया जा सकता है, अलग अलग सिस्टमों में यूज किया जा सकता है क्या उस डेटा को, और वहां रीड और राइट दोनों किया जा सकता है आसानी से? क्या किस तरह के टास्क को वो मुख्य रूप से परफॉर्म कर रहा है, रूल बेस्ड या नॉलेज बेस्ड? क्या वो इंटर ऑपरेबिलिटी को सपोर्ट करता है? इंटर ऑपरेबिलिटी कहते हैं एक ही तरह के काम को मल्टीपल सिस्टम में बिना किसी इनकम्पैटिबिलिटी हुए आसानी से करना, यानी काम एक है लेकिन उनको, या एक तरह का एप्लीकेशन उसको कई तरह के मशीनों में बड़े आराम से कंपैटिबल, अनुकूल होकर के वो किसी भी तरह की मशीनों में उस काम को किया जा सके। इस तरह के प्रोसेस को इंटर ऑपरेबिलिटी कहते हैं। मल्टीपल एप्लीकेशंस में वो काम करना, ऐसा टूल जो कई तरह के एप्लीकेशन में भी सेम एक जैसे काम करे, इंटर ऑपरेबिलिटी है कि नहीं उनमें? एआई, क्या वो इंसानों की कामों की नकल कर सकता है वो प्रोसेस आरपीए? तो उसके अंदर बिल्ट इन एआई सपोर्ट भी होना चाहिए। पॉपुलर आरपीए टूल्स कौन कौन से हैं? यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि आरपीए बनाने के लिए मदद करते हैं, जैसे ब्लू प्रिज्म। ब्लू प्रिज्म इट इज ए आरपीए सॉफ्टवेयर। ब्लू प्रिज्म नाम का एक आरपीए सॉफ्टवेयर होता है, एक एजाइल डिजिटल वर्कफोर्स प्रोवाइड करता है। एजाइल मैंने फास्ट। कैन बी डाउनलोडेड, कहां से डाउनलोड किया जा सकता है? https://blueprism.com से। ऑटोमेशन एनीवेयर दूसरा सॉफ्टवेयर है आरपीए का, ऑटोमेशन एनीवेयर। डाउनलोड लिंक है इसका www.automationanywhere.com। यूआई पाथ, इट्स एन आरपीए, बिजनेस प्रोसेस को ऑटोमेट करने के लिए यूज किया जाता है। डाउनलोड लिंक इसका ये है। तो यहाँ कुछ डाउनलोड लिंक लिए हैं जो कुछ बड़े फेमस आरपीए सॉफ्टवेयर्स हैं। ब्लू प्रिज्म हो गया, ऑटोमेशन एनीवेयर हो गया, यूआई पाथ हो गया, और इनको इन जगह से आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ आरपीए, देखिए क्या इसके कोई नुकसान है? तो इसके कुछ छोटे मोटे नुकसान जो हैं वो ये हैं। पहला, एप्लीकेशन की स्पीड पे सारा प्रोसेस डिपेंड करता है। आप जो एप्लीकेशन हार्डवेयर सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं उसकी कितनी स्पीड है, जितनी स्पीड ज्यादा होगी उतना वो प्रोसेस जो है वो तेज होगा। तो अगर आपके पास तेज चलने वाली मशीनें या तेज इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो आपकी प्रोसेस जो है वो लिमिटेड रहेगा। एप्लीकेशन की स्पीड के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। आपके एप्लीकेशन मतलब हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो आपने लगाई हैं उनकी स्पीड प्रोसेस की स्पीड तय करेगी।
Even small changes made in the automation application will need the robot to be reconfigured. अगर एक छोटा सा भी चेंज प्रोसेस के अंदर होता है तो आपको जितने रोबोट्स हैं उनको दोबारा से रिकॉन्फ़िगर करना पड़ेगा. Even small changes made in the automation, एक छोटा सा बदलाव आपकी ऑटोमेशन एप्लीकेशन में रोबोट्स को दोबारा कॉन्फ़िगर करने की नौबत ला सकता है. मिथ्स ऑफ आरपीए. कुछ भ्रम है लोगों को, कुछ बड़े भ्रम क्या हैं, वो मिथ्स कहलाते हैं. मिथ्स ऑफ आरपीए. कुछ लोगों को इस टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ भ्रम है, और उनको क्या भ्रम है? पहला है कोडिंग इज रिक्वायर्ड टू यूज आरपीए सॉफ्टवेयर. पहला भ्रम यह है कि इसमें बार बार कोडिंग करनी पड़ती है. क्या कोडिंग करनी पड़ती है? कि कोडिंग आप कोई भी चेंज करना हो बड़ी बड़ी कोडिंग करनी पड़ेगी? नो, नॉट ट्रू. सच नहीं है. टू यूज आरपीए टूल्स, जो ये अभी आरपीए टूल्स आपको बताए, इन टूल्स की मदद से one need to understand how the software works and how they can use for automation. आपको कुछ आरपीए टूल्स दिए जाएंगे जिनसे आपको इन कामों को करने में आसानी होगी, और ये आपको बताएंगे कि किस तरह से ये काम ऑटोमेट किए जाएं. तो कोडिंग करने की अलग से कोई जरूरत नहीं पड़ेगी. आरपीए सॉफ्टवेयर की मदद से आप बहुत जल्दी इन रोबोटिक प्रोसेस को ऑटोमेट कर सकते हैं. आरपीए सॉफ्टवेयर डजंट रिक्वायर ह्यूमन सुपरविजन. दूसरा भ्रम लोगों को यह है कि आरपीए सॉफ्टवेयर को ह्यूमन सुपरविजन की, यानी इंसान उनको लगातार देखता भी रहे, क्रॉस चेक भी करता रहे, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी. नो, ये बात झूठी है. ह्यूमंस आर नीडेड टू प्रोग्राम द आरपीए बॉट. जो आरपीए रोबोट है, जिसको आरपीए बॉट भी कहते हैं, इनको चेक करने की आवश्यकता पड़ती है. ये अपने आप काम नहीं करेंगे. फीड दोस टास्क फॉर ऑटोमेशन. इनके अंदर वो काम जो ये करेंगे उनको फीड करना पड़ेगा, यानी इनको प्रोग्राम करना पड़ेगा, यानी इंसान की सुपरविजन की जरूरत पड़ती है. ओनली लार्ज कंपनी कैन अफोर्ड आरपीए. कह रहा है कि केवल बहुत बड़ी कंपनियां ही आरपीए प्रोसेस को अफोर्ड कर सकती, क्योंकि ये बहुत महंगा होता है. रोबोट्स को लगाना आसान नहीं होता. ये छोटी कंपनियां नहीं कर सकती कि गली की नुक्कड़ पे कोई रोबोट लगा के कर रहा हो काम. स्मॉल टू मीडियम ऑर्गेनाइजेशन कैन डिप्लॉय आरपीए. छोटी से मंझली कंपनियां, जो छोटी बड़ी कंपनियां होती है, दे कैन डिप्लॉय. इनिशियल कॉस्टिंग इज हाई. शुरुआत में कॉस्टिंग बहुत हाई होती है, लेकिन वो 4-5 साल में कवर हो जाती है. चौथा भ्रम लोगों को यह है यूजफुल ओनली इंडस्ट्री दैट रियली हैवीली ऑन सॉफ्टवेयर. ऐसी कंपनियों में ही इसकी जरूरत पड़ती है जहां पे सॉफ्टवेयर के जरिए ही काम हो रहा हो, यानी सब काम सॉफ्टवेयर और मशीनों के जरिए होता है, उसी कंपनी में यूजफुल है. तो आरपीए कैन बी यूज्ड टू जनरेट ऑटोमेटेड बिल्स, टेलीफोन सर्विसेज एक्सेट्रा, विच आर मोस्टली यूज्ड इन ऑल द इंडस्ट्रीज. तो ये भी एक भ्रम है. सारी इंडस्ट्रीज में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है मोस्टली, क्योंकि ये किसी बिलिंग के प्रोसेस को ऑटोमेट कर सकती है, टेलीफोन सर्विसेज को ऑटोमेट कर सकती है, इस तरह की काम को. तो ये तकरीबन सभी जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उन सब में ये काम होता है. बिलिंग भी होती है और टेलीफोन सर्विसेज भी दी जाती हैं. तो टेलीकॉम की कंपनियां हो गई, और बाकी जो बिलिंग का काम तो वो सारी इंडस्ट्रीज में होता है. तो हर जगह इसको ऑटोमेट किया जा सकता है. डिपेंड करता है कि आपके पास जो है वो बजट कितना है. क्यों? क्योंकि हर कोई आरपीए अफोर्ड नहीं कर सकता. उसके लिए कॉस्टिंग हाई है आरपीए की. इसके जो रोबोटिक प्रोसेस और जो डिवाइसेस हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आएंगे वो महंगे होते हैं. ये हो गया हमारा आरपीए का कंप्लीट हो गया. यहाँ पे कि आरपीए क्या होता है. हमने देखा कि आरपीए में किस तरह के प्रोसेस होते हैं. हमारे प्रोसेस को ऑटोमेट करने के लिए के जो प्रोसेस होते हैं उनको आरपीए कहते हैं. और ये रोबोटिक प्रोसेस जो है वो सीक्वेंस ऑफ कमांड्स होते हैं, और उनमें कुछ रूल्स होते हैं जो ये फॉलो करते हैं, और कमांड्स एक के बाद एक एग्जीक्यूट होते हैं अपने आप, और सारा काम जो है ह्यूमंस का वो ये करते हैं, जिससे समय, धन, पैसे सब की बचत होती है. तो इसके मुख्य एडवांटेज क्या है या गोल्स क्या हैं, ये आपको यहाँ पे कि ये इंसानों की नकल करते हैं प्रोसेस को,
जरा सा चेंज करने में इनके अंदर कॉस्ट जो है वो चेंज करने की बहुत कम खर्च होती है, क्योंकि इनके अंदर कुछ ही कोडिंग चेंज करनी पड़ती है। ह्यूमंस की नकल कर सकते हैं, 24 घंटे काम कर सकते हैं, एरर्स कम होती हैं और ह्यूमन के मुकाबले जल्दी फास्ट काम कर सकते हैं और प्रोसेसिंग आप बढ़ा सकते हैं और अपना प्रॉफिट ज्यादा कमा सकते हैं। बहुत ज्यादा प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं पड़ती। प्लानिंग क्या होगी, मेथड का क्या मेथोडोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी, प्लानिंग, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, सपोर्ट एंड मेंटेनेंस। जनरल यूज आरपीए का क्या होगा, क्या इस्तेमाल है, इमुलेट ह्यूमन एक्शन, ये ह्यूमन के कामों की नकल कर सकते हैं। हाई वॉल्यूम के रिपीटेड टास्क को कर सकते हैं बार बार, मल्टीपल टास्क कर सकते हैं। वैलिडेशन एंड ऑडिटिंग के लिए टेक्निकल डेप्थ मैनेजमेंट, क्वालिटी एश्योरेंस, रेवेन्यू फोरकास्टिंग और रिपोर्ट जनरेशन में इस्तेमाल किए जाते हैं। कहाँ कहाँ यूज हो रहे हैं इंडस्ट्रीज में, देखिए कौन कौन सी इंडस्ट्री यूज कर रही है, हेल्थ केयर में, एचआर में, इंश्योरेंस, टेलीकॉम, ट्रेवल, लॉजिस्टिक, बैंकिंग, गवर्नमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर। और कहाँ से इनको टूल को यूज करेंगे, क्या बातें ध्यान रखनी पड़ती है सिलेक्शन करते वक्त, डेटा कैसे फ्लो होगा, मेंटेनेंस, मेनली कौन से क्लास टास्क परफॉर्म होंगे, इंटर ऑपरेबिलिटी है कि नहीं। इंटर ऑपरेबिलिटी का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स के बीच में वो एप्लीकेशन जो है वो काम करने योग्य है कि नहीं, यानी जहाँ डिफरेंट जो है डिफरेंट तरह की मल्टीपल एप्लीकेशंस हो, मल्टीपल एनवायरनमेंट हो, उन सब में वो काम कर सकता है कि नहीं, उसको कहते हैं इंटर ऑपरेबिलिटी। यानी आपने मान लीजिए कोई हार्डवेयर या कोई एप्लीकेशन बनाई और वो विंडोज प्लेटफॉर्म पे काम करती है लेकिन लिनक्स में नहीं काम करती, दैट मीन्स वो इंटर ऑपरेबिलिटी नहीं है उसके अंदर। तो इंटर ऑपरेबिलिटी वो गुण होता है जिसके तहत आपका बनाया हुआ कोई भी एप्लीकेशन, चाहे वो हार्डवेयर हो या सॉफ्टवेयर, डजेंट मैटर, लेकिन वो कई तरह के सिस्टमों में भी बिना एरर के काम कर सके और एक कंपैटिबल हो, दैट इज इंटर ऑपरेबिलिटी। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ वो लैस हो आपका आरपीए। पॉपुलर आरपीए टूल्स को मैंने बताया और डिसएडवांटेज हो गए। मिथ्स, पॉपुलर कुछ लोगों को भ्रम है आरपीए के बारे में, वो भी हमने यहाँ क्लियर किया। और इस तरह से आरपीए हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगला प्रोसेस है, अगला टॉपिक है हमारा साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी, साइबर यानी इंटरनेट से रिलेटेड काम है। साइबर सिक्योरिटी, साइबर माने इंटरनेट और सिक्योरिटी माने सुरक्षा, इंटरनेट सुरक्षा। साइबर सिक्योरिटी, जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि हमारा सारा काम ह्यूमंस का इंटरनेट पे बेस्ड हो चुका है। तो इंटरनेट जैसी अनसेफ जगह पे क्या चैलेंजेस जो हैं वो हमारे सामने आते हैं, सिक्योरिटी चैलेंजेस जिनको कहते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज है इंटरनेट पे सिक्योरिटी। सिक्योरिटी इज द बिगेस्ट कंसर्न ऑन इंटरनेट, चाहे वो पड़ोसी मुल्कों से हो या फिर साइबर हैकर्स के साथ हो। तो साइबर सिक्योरिटी, डेटा को प्रोटेक्ट करना और डेटा की इंटेग्रिटी, डेटा जो है वो सही डेटा, वो सही डेटा है कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके पास डेटा तो है लेकिन वो डेटा को बदल दिया गया है, खराब कर दिया गया है या बदल दिया गया है। तो डेटा की इंटीग्रिटी भी चेक करनी है आपको। ऐसा ना हो कि डेटा तो है हमारे पास लेकिन हमको ये बात पता ही नहीं है जो डेटा हमारे कंप्यूटरों में है उसको बदल दिया जा चुका है और वो डेटा जो है वो सही नहीं है, खराब किया जा चुका है। तो डेटा की इंटेग्रिटी और साथ में डेटा की प्रोटेक्शन दोनों साइबर सिक्योरिटी कवर करता है। साइबर सिक्योरिटी प्रोटेक्ट्स द डेटा एंड इंटीग्रिटी ऑफ कंप्यूटिंग असेट्स। साइबर सिक्योरिटी जो है वो डेटा और कंप्यूटर जो एसेट्स लगे हैं और उनकी इंटेग्रिटी को, उनको प्रोटेक्ट करता है साइबर सिक्योरिटी। उनके ऊपर भरोसा किया जा सकता है, भरोसेमंद है कि नहीं हमारे कंप्यूटर एसेट्स, और डेटा को प्रोटेक्ट किया जा रहा है कि नहीं, ये दोनों बातें साइबर सिक्योरिटी के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क में ये दो बातें बहुत ध्यान रखी जाती हैं। तो साइबर सिक्योरिटी प्रोटेक्ट्स डेटा एंड इंटीग्रिटी ऑफ कंप्यूटिंग एसेट्स बिलोंगिंग टू एन ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क। उस ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क के अंदर मौजूद डेटा और उसके अंदर मौजूद हार्डवेयर और नेटवर्किंग डिवाइसेस वो भरोसेमंद है कि नहीं, ये कवर करता है साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी के अंदर ये दो बातें कवर की जाती हैं। इट इज द स्टेट ऑफ प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग एंड रिकवरिंग द नेटवर्क। इसके भीतर एक तो प्रोटेक्शन शामिल होती है और दूसरी बात रिकवरी करना, किसी भी अटैक से रिकवर भी कर ले हम। साइबर सिक्योरिटी सिर्फ सिक्योरिटी इसलिए नहीं है,
उस सुरक्षा के बाद उसको प्रोटेक्ट भी कर लें और रिकवर भी कर लें। कोई हमला अगर हमारे पर है तो हम उससे रिकवरी भी अपना अगर किसी वायरस ने हमको इन्फेक्ट कर दिया तो उस वायरस से हमको रिकवरी भी मिल जाए, ये भी साइबर सिक्योरिटी के अंदर इंटरनेट पे आती है। इट इज द स्टेट और प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग एंड रिकवरिंग ऑफ नेटवर्क, अपने नेटवर्क को प्रोटेक्ट करना और उसकी रिकवरी करना किसी भी प्रकार के अटैक से इंटरनेट पे जो हुआ हो, ये भी साइबर सिक्योरिटी कवर करती है। साइबर अटैक्स आर इंटेंडेड टू एक्सेस और डिस्ट्रॉय सेंसिटिव डेटा। अब साइबर अटैक किस लिए करे जाते हैं? दे आर इंटेंडेड टू एक्सेस और डिस्ट्रॉय सेंसिटिव डेटा। एक तो ये आपके डेटा को एक्सेस करने और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को चुराने के लिए, एक्सॉर्ट मनी, आपसे पैसा निकालवाने के लिए, डिस्ट्रॉय बिजनेस एंड डैमेज पीपल फाइनेंशियल एंड पर्सनल लाइफ्स। तो इसके बहुत सारे मकसद हो सकते हैं साइबर अटैक के। एक तो पैसा चुराना, मनी, डाटा डिस्ट्रॉय करना, बिजनेस इमेज, फाइनेंशियल और पर्सनल लाइफ को डिस्ट्रॉय करना, ये सब करने के लिए साइबर अटैक्स किए जाते हैं। साइबर क्राइम, साइबर क्राइम जैसे आमतौर पे कोई क्राइम होता है तो उसको वो एक क्रिमिनल ऑफेंस, किसी का मर्डर हो गया, चोरी, डकैती, मर्डर, ये क्राइम जो है वो नॉर्मल ह्यूमन लाइफ में आप देखते हैं कि अखबार में खबरों से भरे रहते हैं कि ये क्राइम हुआ। उसी तरह इंटरनेट के जो क्राइम है उनको साइबर क्राइम कहते हैं। इंटरनेट पे भी इस तरह के ढेरों अपराध होते रहते हैं दुनिया के अलग अलग कोने में। फ्रॉड, चीटिंग, जानकारी चुरा ली। साइबर क्राइम एक तरह की क्रिमिनल एक्टिविटी है दैट यूजेस ए कंप्यूटर एंड इंटरनेट। साइबर क्राइम वो अपराध होता है जिसमें कंप्यूटर और इंटरनेट का इस्तेमाल करके कोई क्राइम किया जाता है। और इसमें क्या क्या इन्वॉल्व रहता है? कंप्यूटर और नेटवर्क। कोई कंप्यूटर होगा और उसका नेटवर्क होगा, उस नेटवर्क को ब्रेक करके उससे कुछ जानकारी चुराई होगी, और ये अपराध साइबर क्राइम कहलाता है। साइबर क्राइम एक ऐसा अपराध है जिसमें कंप्यूटर और इंटरनेट को इस्तेमाल करके या कंप्यूटर या किसी एप्लीकेशन टूल्स को इस्तेमाल करके नेटवर्क में वो अपराध किया गया होगा। इन आईटी एक्ट 2000 के तहत द साइबर लॉ ऑफ इंडिया गिव्स द लीगल दैट। इन अपराधों को देखते हुए आईटी एक्ट 2000 ने अपने साइबर लॉ यानी इंटरनेट लॉ में कुछ चेंज किए। क्यों चेंज किए? क्योंकि हम अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अब कंप्यूटरों में लीगल फॉर्म में रखते हैं। कंप्यूटर में जो भी डेटा आजकल रहता है उसको लीगल डेटा मान लिया जाता है। जैसे आपने ईमेल रखी है अपनी, तो ईमेल जो है, जो आप कंपनी में एक जगह से दूसरी जगह करते हैं, वो एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। तो अब कंप्यूटर का जो डिजिटल डेटा है वो लीगल डेटा, उसकी कानूनन वैधता है। अगर आप ईमेल किसी को करते हैं तो आपने कानूनन वो कानून, अगर आप किसी वजह से उस मेल को बिफोर द कोर्ट या बिफोर द लॉ आप उसको प्रोड्यूस करेंगे तो वो एक एविडेंस की तरह भी एक्सेप्ट करेगा। क्यों? क्योंकि आईटी एक्ट 2000 में साइबर लॉ जो बना उसमें ये बात एक्सेप्ट की गई है कि जो भी डेटा कंप्यूटर या इस तरह की मशीनों में रखा है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा, वो एक लीगल डेटा है। इन आईटी एक्ट 2000 द साइबर लॉ ऑफ इंडिया, आईटी एक्ट 2000 जो कि साइबर लॉ ऑफ इंडिया का जो साइबर लॉ है, उसके तहत ये आईटी एक्ट में ए लीगल फ्रेमवर्क दिया गया फॉर इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस यानी पूरा एक इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, जो सरकार के जितने भी डिपार्टमेंट हैं और उनके जो काम हैं वो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से गवर्न किए जाएं, इसके लिए एक लीगल फ्रेमवर्क आईटी एक्ट 2000 में इंडिया में साइबर लॉ के तहत दिया गया। एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर दिया गया कि जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे जो इलेक्ट्रॉनिकली सेव होंगे उनको मान्यता दी जाएगी
और उन रिकॉर्ड को इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स मान करके उन पे डिजिटल सिग्नेचर्स डाल दिए जाएंगे, जिससे उनकी वैधता जो है वो इंडिया में बन जाएगी। अब उनको गलत इस्तेमाल करना एक क्राइम होगा। इट ऑल्सो डिफाइंस साइबर क्राइम्स एंड प्रिस्क्राइब पेनल्टीज फॉर देम। आईटी एक्ट 2000 में एक तो उसमें बताया गया कि साइबर क्राइम कौन कौन है और साथ में उसकी पेनल्टी क्या है। यानी अगर कोई इस तरह के डॉक्यूमेंट्स के साथ कोई छेड़खानी करता है और साइबर लॉ के तहत उसको लीगल पनिशमेंट दी जाती है, तो वो पेनल्टीज क्या है, उसकी किस तरह की पेनल्टीज, प्रिस्क्राइब पेनल्टीज पड़ सकती हैं। इंडिविजुअल्स, प्रॉपर्टी से संबंधित, इंडिविजुअल मतलब किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को कोई क्राइम किया गया हो तो वो इंडिविजुअल क्राइम कहलाता है साइबर क्राइम। प्रॉपर्टी से संबंधित क्राइम किया गया हो, कोई गवर्नमेंट के साथ फ्रॉड किया गया हो या इस तरह की, ये सारी की सारी पेनल्टीज जो हैं वो ये सारे क्राइम, चाहे वो किसी व्यक्ति विशेष के साथ किया गया हो, प्रॉपर्टी के साथ किया गया हो या गवर्नमेंट के साथ किया गया हो, ये सब के सब अगर इंटरनेट के जरिए किया है दे आर साइबर क्राइम। गवर्नमेंट, प्रॉपर्टी और कोई व्यक्ति विशेष के साथ, इंडिविजुअल माने कोई व्यक्ति। और आईटी एक्ट 2000 ने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को लीगल फ्रेमवर्क दे दिया, कानूनी फ्रेमवर्क उसको पहना दिया गया कि भाई अब ये डॉक्यूमेंट जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स होंगे इंटरनेट पे, चाहे वो सरकारी दस्तावेज हो या कुछ भी, ये सब अब अगर इनके साथ कोई अपराध होता है तो उसकी पेनल्टीज और वो क्राइम क्या कहलाएगा ये तय कर दिया गया। तो इसको कहते हैं साइबर क्राइम। साइबर क्राइम अगर कोई इन सब डॉक्यूमेंट्स के साथ छिड़खानी करता है या कोई कंप्यूटर और इंटरनेट का इस्तेमाल करके कोई क्राइम करता है तो उसको साइबर क्राइम माना जाएगा। और साइबर क्राइम में जो भी रिकॉर्ड्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में रखे गए हैं उनको डिजिटली साइन करके या उन रिकॉर्ड्स को एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर दिया गया है ताकि कोई भी अगर क्राइम करता है तो उसको पेनल्टी दी जा सके, उसका दंड निर्धारण किया जा सके। अब वो इंडिविजुअल के साथ हो या प्रॉपर्टी के रूप में हो या गवर्नमेंट के रूप में। कैटेगरीज ऑफ साइबर क्राइम्स, कौन सी कैटेगरीज हैं, किस तरह के अपराध को क्या कहा जाता है साइबर क्राइम में। देखिए कौन कौन से अपराध हैं। पहला है हैकिंग। Hacking is a type of crime where a person's computer is broken into. हैकिंग वो अपराध है जहां पे किसी भी व्यक्ति के कंप्यूटर को और उसकी पर्सनल जानकारियों को चुरा लिया जाता है। इट्स ए पनिशेबल क्राइम। उसको बिना उसकी इजाजत के उसके कंप्यूटर को से वो जानकारी चुरा ली जाती है या उस ब्रेक इनटू कर लिया जाता है और उसको एक्सेस करता है हैकर। इस अपराध को हैकिंग कहते हैं। एक तो आप उसको उसकी इजाजत के बगैर उसके कंप्यूटर में मौजूद जानकारियों को चुरा ले रहे हैं और उसकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर ले रहे हैं। इट इज ए हैकिंग। इट्स ए पनिशेबल क्राइम। ये एक पनिशेबल अपराध है। इसकी सजा हो सकती है आपको बिना किसी की इजाजत के उसके कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट के जरिए जाना और उससे जानकारी चुरा लेना, उसके कंप्यूटर की सिक्योरिटी को ब्रेक करके जानकारी अगर आप चुरा लेते हैं तो दैट इज हैकिंग। और हैकिंग इज ए पनिशेबल क्राइम। डिपेंड करता है कि वो जानकारी कितनी इंपॉर्टेंट है, उसी हिसाब से आपका पनिशमेंट तय किया जाएगा या पेनाल्टी तय की जाएगी। थेफ्ट किसको कहते हैं? चोरी। कॉपीराइट चुरा लेना, मूवीज का, गेम्स का, सॉफ्टवेयर्स का डाउनलोड कर लेना और कॉपीराइट्स का उल्लंघन करके डाउनलोड कर देना और उसको चलाना बिना इजाजत लिए, दैट इज थेफ्ट। दिस क्राइम ऑकर्स व्हेन ए पर्सन वायोलेट्स कॉपीराइट्स। ये वो अपराध है जब वो व्यक्ति कॉपीराइट्स नियमों का उल्लंघन करता है और डाउनलोड कर लेगा गाने, मूवी, गेम्स और सॉफ्टवेयर्स। देयर आर फ्यू वेबसाइट्स दैट इनकरेज सॉफ्टवेयर पायरेसी। कुछ ऐसी वेबसाइट्स भी हैकर्स ने बना रखी हैं, कुछ लोगों की इस तरह की भी ऐसी जो है वो
वेबसाइट्स हैं जो इसको बढ़ावा देती हैं। देयर इज स्ट्रॉन्ग लॉ अगेंस्ट इलीगल डाउनलोडिंग। इलीगल डाउनलोडिंग का अब जो है बहुत कठोर नियम बना दिया गया इसके विरुद्ध। तो ये थेफ्ट कहलाती, सॉफ्टवेयर पायरेसी। साइबर स्टॉकिंग, तीसरा क्राइम है साइबर स्टॉकिंग। हैरास करना किसी को, मेंटली फिजिकली हैरास करना, प्रताड़ित करना उसको, दैट इज यूजिंग इंटरनेट इज साइबर स्टॉकिंग। इट इज द यूज ऑफ इंटरनेट और अदर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स टू स्टॉक और हैरास एन इंडिविजुअल। स्टॉक माने किसी के पीछे चोरी चोरी चलना या उसकी गतिविधियों को ऊपर नजर रखना, ये कहलाता है स्टॉकिंग करना। जैसे आप किसी के पीछे पीछे जा रहे हैं, उसकी गतिविधि को, उसका पीछा करते हैं, दैट इज साइबर। अगर आप इंटरनेट पे ऐसा करते हैं, इट इज साइबर स्टॉकिंग। हैरास कर रहे हैं उसको, उसको प्रताड़ित कर रहे हैं, किसी व्यक्ति को, ग्रुप को या ऑर्गेनाइजेशन को, दैट इज साइबर स्टॉकिंग। इट में इंक्लूड फॉल्स एक्यूजेशंस, इसमें झूठे आरोप लगाना, डिफेमेशन, आपकी इमेज को खराब करना, ये अपराध, इसके अंदर इस तरह के अपराध आते हैं। झूठे आरोप लगाना और बदनामी करना किसी की, दैट इज साइबर स्टॉकिंग। इसके अंदर ये अपराध कवर किए गए हैं। साइबर स्टॉकर नो देयर विक्टिम्स। एक और खासियत होती है, अक्सर साइबर स्टॉकर जो होते हैं वो अपने विक्टिम्स को जानते हैं। यानी अगर कोई साइबर स्टॉकिंग का विक्टिम है तो उसके आसपास का ही व्यक्ति यह अपराध कर रहा होगा। आइडेंटिटी थेफ्ट, ये किस तरह का अपराध है? हैकर जो है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। दिस इज द मेजर प्रॉब्लम पीपल यूजिंग इंटरनेट। हैकर स्टील द आइडेंटिटी ऑफ ए पर्सन। इसमें हैकर जो है आपकी आइडेंटिटी चुरा लेगा। जैसे कि आपके इंटरनेट का पासवर्ड चुरा सकता है, वाईफाई का पासवर्ड चुरा सकता है, डेबिट कार्ड, शॉपिंग कार्ड पासवर्ड, बैंक अकाउंट डिटेल, कुछ भी, और उसके बाद उस इंफॉर्मेशन को एक्सप्लॉइट कर लेगा। यानी आपके नाम से खरीदारी कर लेगा, बिल आप भरेंगे, इंफॉर्मेशन सेंसिटिव चुरा लेगा, आपके वाईफाई का पासवर्ड चुरा लेगा, और आपका क्रेडिट कार्ड का पासवर्ड, डेबिट कार्ड का सीवीवी कोड वगैरह सब। इसी वजह से ये सब इतनी सारी सुरक्षाएं, ओटीपी वगैरह जनरेट किए गए। तो आइडेंटिटी थेफ्ट भी एक अपराध है जिसमें व्यक्ति आपकी आइडेंटिटी चुरा के आप जैसा बन जाएगा और वो सर्विसेज ले लेगा जो आपको मिलती। मैलिशियस सॉफ्टवेयर या मैलवेयर। मैलवेयर क्या है? मैलवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक तरह का, जिसको हैकर्स डिजाइन करते, बनाते हैं, और ये इट इज यूज्ड टू गेन एक्सेस टू ए सिस्टम। ये किसी सिस्टम के एक्सेस करने के लिए मदद करता है ताकि उससे सेंसिटिव डेटा चुराया जा सके, इंफॉर्मेशन को उससे उड़ाया जा सके, या आपके नेटवर्क को डिस्टर्ब कर देगा और आपके सिस्टम का एक्सेस जो है वो दूसरों को या हैकर्स को देगा। मैलवेयर, दीज आर इंटरनेट बेस्ड सॉफ्टवेयर्स। ये इंटरनेट पे आधारित सॉफ्टवेयर होते हैं, यानी इंटरनेट पे ही आएंगे आपके पास, और प्रोग्राम्स दैट आर यूज्ड टू डिसरप्ट ए नेटवर्क। एक तो आपके नेटवर्क को ये डिसरप्ट कर देगा, डिस्टर्ब कर देगा, एंड गेन एक्सेस टू ए सिस्टम, और आपके सिस्टम का एक्सेस ले लेगा, चुरा लेगा आपका महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपने सिस्टम में रखी है। मैलवेयर फाउंड, तो इससे भी बच के रहने वाला है। ये मैलिशियस सॉफ्टवेयर मैलवेयर के नाम से जाना जाता है। डिनाइल ऑफ सर्विस, डीओएस अटैक। सर्विस और डिनाइल माने इनकार करना। आप को सर्विस देने से सर्वर मना कर देगा, क्या सर्विस अनअवेलेबल आपके लिए। क्यों? इसलिए क्योंकि हैकर ने उस सिस्टम को अपना विक्टिम बना लिया है, उसके ऊपर हमला कर दिया। दिस इज एन एक्ट by criminal who floods the bandwidth of victims network।
आपके पूरे नेटवर्क की बैंडविड्थ जो है चुरा लेगा, कैप्चर कर लेगा, अपने कब्जे में ले लेगा। या फिर आपके ईमेल अकाउंट को या आपकी ईमेल सर्वर को स्पैम मेल से भर के रख देगा, डिप्राइविंग हिम ऑफ सर्विसेज, और जो सर्विसेज वो दे रहा होगा वो देने से आपको मना कर देगा। फिल हिज ईमेल विद स्पैम्स, डिप्राइविंग हिम, वंचित कर देना उसको सर्विसेज से। इट इज एंटाइटल्ड टू एक्सेस और प्रोवाइड। जो सर्विस आपको एक्सेस करने के लिए मिल रही होंगी वो सर्विस आपको एक्सेस होने से होना बंद हो जाएंगी। आपके नेटवर्क में चाहे तो आपके कंप्यूटरों को या सर्वर्स को फ्लड कर देगा, बैंडविड्थ उसकी पूरी कंज्यूम कर लेगा और वो सर्विस देने से मना कर देगा आपको। डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक से आपको सर्विस जो है वो मिलनी बंद हो जाती है। जब आपको सर्विस नहीं मिलेगी तो आप उतनी देर नेटवर्क से या आपको उतनी देर उस सर्विस के बगैर रहना पड़ेगा। तो जो सर्विस के लिए आप इंटाइटल्ड थे वो आपको मिलना बंद हो जाएंगी। जो एक्सेस आपको मिलना था वो मिलना बंद हो जाएगा। आपको उससे वंचित कर देगा वो हैकर, जो सर्विस आपको मिलनी चाहिए थी। तो ये सर्विस अटैक होता है। इसके जरिए जो सर्विस आप इंटरनेट के जरिए ले रहे होते हैं उस सर्विस को या उस सर्वर से जवाब आना बंद कर देता है। डिनाइल ऑफ सर्विस देना। अगला क्राइम है क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स। जैसे कि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन जो इंटरनेट पे होता है वो सेफ नहीं होता। बार बार बैंक ये कहता है कि आप अपना जो ट्रांजैक्शन की डिटेल है वो किसी को ना दीजिए, अपने पासवर्ड कभी किसी को शेयर ना करें। तो ये इसीलिए है कि क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स बहुत होते हैं। आजकल किसी भी वेबसाइट पे जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो अपना क्रेडिट कार्ड नंबर वगैरह डालते हैं, और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में क्रेडिट कार्ड का नंबर, साथ ही अकाउंट होल्डर का नाम, वो कब एक्सपायर हो रहा है, सीवीवी वगैरह सारी इंफॉर्मेशन चली जाती है। अब अगर ये इंफॉर्मेशन हैकर कहीं से चुरा ले तो आपका क्रेडिट कार्ड कोई दूसरा यूज कर लेगा। इस तरह के फ्रॉड को क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स कहते हैं। यू सिंपली हैव टू टाइप क्रेडिट कार्ड नंबर इनटू www पेज। आप सिंपली साधारण रूप से आप क्या करते हैं, जब आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं आप सिंपली टाइप करते हैं क्रेडिट कार्ड का नंबर, और वो कहां टाइप करते हैं आप www पेजेस पे, ये जो वेब पेज होते हैं उनमें आप ये टाइप करते हैं फॉर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। इफ द ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आर नॉट सिक्योर्ड, अब अगर ये जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो रहा है ये सिक्योर्ड नहीं है, आपको ये भी देखना है कि आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन HTTP साइट पे कर रहे हैं कि HTTPS साइट पे कर रहे हैं। ये एक बड़ी बात है। अगर आप सिंपल HTTP साइट पे, जो कि सिंपल वेब पेज होते हैं, सिक्योर नहीं होते, उन पे कर रहे हैं तो फिर वो आपकी बहुत बड़ी गलती है। कभी भी सिंपल www साइट पे वो आप इस तरह के ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे। जो HTTPS सिक्योर्ड साइट हो उन्हीं पे ही ट्रांजेक्शन करें। So for online transaction, if electronic transactions are not secured, the credit card numbers can be stolen by the hackers. अब अगर आप एक इनसिक्योर साइट पे क्रेडिट कार्ड नंबर के जरिए ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो ये हैकर जो है वो चुरा भी सकते हैं। Who can misuse this card? Impersonate the credit card owner, और खुद इन क्रेडिट कार्ड ओनर बन जाएंगे। आपकी पूरी जानकारी अब उसके पास है और वो क्रेडिट कार्ड का ओनर बन करके ट्रांजैक्शन कर लेगा। तो क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स बहुत होते हैं। फिशिंग एक और अपराध है, फिशिंग।
It is technique of pulling out confidential information from bank financial account holders by deceptive means. फिशिंग माने, देखिए फिशिंग किसको कहते हैं? फिशिंग के लिए जाते हैं, यहाँ फिशिंग की स्पेलिंग जरा अलग है. फिशिंग कहते हैं फिश करने के लिए हम जाते हैं, चारा लगा करके, कांटा लगा करके मछली पकड़ते हैं. तो ये फिशिंग और वो फिशिंग स्पेलिंग का फर्क होने की वजह से ऐसा होता है. फिशिंग माने चारा बना करके आपको किसी जाल में फंसा लिया. जैसे आपको ईमेल करके ये बताया कि आपके पास कई इस तरह की फिशिंग ईमेल्स आती होंगी जिसमें आपको कहता होगा कॉन्ग्रेचुलेशंस, या आपके पास एसएमएस आता होगा कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका जो है इनाम में इतना पैसा निकला है, अब आप उसको जो है बुकिंग कराने के लिए इतना अमाउंट दीजिए तो आपको गाड़ी मिलेगी, या इस तरह के बहुत सारे लालच देते हैं. इट इज कॉल्ड फिशिंग. इट इज द टेक्निक ऑफ पुलिंग आउट. आपसे आपकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लेगा, कहेगा इसके लिए आप अपना जरा ईमेल आईडी दीजिए, आप इसके लिए जो अपना डेबिट कार्ड नंबर दीजिए, वेरीफाई कराइए, इस तरह की जानकारी, या पैसा आपसे ऐंठने का काम करेगा. इट इज टेक्निक ऑफ पुलिंग आउट कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम बैंक या फाइनेंशियल अकाउंट होल्डर्स. एक अकाउंट होल्डर से फिशिंग अपराध में एक ऐसी टेक्निक है, ये इसमें हैकर आपसे किसी भी तरह आपके अकाउंट से संबंधित जानकारी चुराएगा. इसको फिशिंग कहते हैं. सलामी अटैक, अगला क्राइम है सलामी अटैक. देखिए सलामी अटैक एक ऐसा अपराध होता है, इसका नाम सलामी इसलिए है क्योंकि ये बहुत छोटा होता है, बहुत कम अमाउंट का, या अटैक की मात्रा बहुत कम रहती है, इसलिए इसका नाम है सलामी अटैक. सलामी अटैक एक ऐसा अपराध है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे बैंक हो गया, इसके ऊपर या किसी जगह आप पैसे का लेन देन कर रहे हैं वहां पे होता है ये सलामी अटैक. जहां कहीं पे भी पैसे का लेन देन होता है हर उस जगह पे सलामी अटैक होता है. जहां कहीं पे पैसे का लेन देन हो रहा, आप चाहे वो बैंक हो या आप किसी जगह पे आप पेट्रोल पंप पे पैसे का लेन देन करते हैं, पैसा देते हैं और पेट्रोल भरवाते हैं, तो वहां पे भी इस तरह के सलामी अटैक्स बहुत होते हैं. मॉल्स में आप जाते हैं, वहां पे आप पैसा देते हैं, 40 रुपए 30 पैसे है तो 41 रुपए आपसे ले लेता है. ये सलामी अटैक का नाम सलामी अटैक इसलिए है क्योंकि इसमें इतना छोटा चेंज आपके अकाउंट में पैसे का लेन देन फेरबदल करेगा कि वो आप इग्नोर कर देंगे. द क्रिमिनल मेक इनसिग्निफिकेंट चेंजेस इन योर अकाउंट. इतना कम अटैक की मात्रा इतनी कम होगी कि उसको आप कहीं पे रिपोर्ट ही नहीं करेंगे. 2 पैसे 3 पैसे 2.5 पैसे 50 पैसे जिसकी आप रिपोर्ट ही नहीं करेंगे, दैट इज सलामी अटैक. इन सच क्राइम, सलामी अटैक जैसे अपराध में क्रिमिनल मेक्स इनसिग्निफिकेंट चेंजेस. इस अपराध में जो अपराधी होता है वो बड़े मामूली, इनसिग्निफिकेंट माने जिसकी मात्रा बहुत ना के बराबर हो, इनसिग्निफिकेंट नाम मात्र का चेंजेस कर देता है. इन सच ए मैनर, इस तरीके से वो चेंज करता है दैट सच चेंजेस वुड गो अननोटिस्ड. कि वो जो बदलाव किए गए हैं इतने मामूली बदलाव हैं कि आप उनको नोटिस ही नहीं करते कि ये बदलाव मेरे अकाउंट में हो चुका है. क्रिमिनल मेक्स सच प्रोग्राम. मान लीजिए अब यहां पे कह रहा है कि एक क्रिमिनल है, मान लीजिए एक ऐसा, अब वो बैंक में ही काम करता है, बैंक का कर्मचारी है लेकिन वो हैकर भी है. तो क्रिमिनल मेक्स सच प्रोग्राम दैट डिडक्ट्स स्मॉल अमाउंट. उस क्रिमिनल ने एक ऐसा प्रोग्राम बनाया है जो कि आपके अकाउंट से 2.50 पैसे पर मंथ आपके अकाउंट से डिडक्ट कर लेता है. और वो ऐसा काम फ्रॉम द अकाउंट ऑफ ऑल द कस्टमर्स ऑफ द बैंक, वो बैंक के सारे कस्टमरों के अकाउंट से 2.50 पैसे बैंक के जितने भी कस्टमर हैं उनसे डिडक्ट करता है और अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेता है. उसने ऐसा प्रोग्राम बना रखा है. वो हैकर बैंक में ही काम करता है मान लीजिए, तो उसने 2.5 पैसे का अमाउंट आपके बैंक से
अकाउंट से वो बैंक में बैठा हुआ है और हर एक ट्रांजेक्शन जो आप करने जा रहे हैं, या वो उसने एटीएम को हैक कर रखा है, उसमें से जब आप ट्रांजेक्शन करते हैं उसमें से 50 पैसे 5 पैसे वो अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर ले रहा है। अब इन दिस केस नो अकाउंट होल्डर विल नॉट अप्रोच द बैंक। इतने छोटे इनसिग्निफिकेंट अमाउंट जो आपके अकाउंट से कट गया उसकी आप रिपोर्ट करने के लिए बैंक के पास भी नहीं आते। लेकिन द क्रिमिनल गेन ह्यूज अमाउंट, क्यों? क्योंकि उसने बैंक के हजारों कस्टमर से ये पैसा निकाल लिया है। हर मंथ या जितनी भी बार आप एटीएम से ट्रांजैक्शन करने जाते हैं उतनी बार ये मनी जो है, एटीएम हैक्ड है तो वो मनी उसके अकाउंट में ट्रांसफर हुई जा रही है। इनसिग्निफिकेंट अमाउंट, इस वजह से आप उसकी रिपोर्ट भी नहीं करते। इस अपराध को सलामी अटैक कहा जाता है। ये सलामी अटैक आपके ऊपर मॉल्स में हो रहा है, आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं वहां पे होता है, हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में ये सलामी अटैक रोजाना हो रहा है। आप इसका उदाहरण देख लीजिए कि आप जब बिल जमा करने जाते हैं, कोई बिल का अमाउंट 40 रुपए 56 पैसे है तो वो आपसे 41 रुपए ले लेता है, 41। ये जो उसने 44 पैसे का ये ऐसे जाने कितने बिल्स के साथ ऐसा किया, दैट इज सलामी अटैक। ट्रोजन अटैक। ट्रोजन एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर फील्ड में ट्रोजन जो होता है वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा अनऑथराइज्ड प्रोग्राम है जो चुपचाप आपके पैसिवली माने चुपचाप गेन कंट्रोल ओवर योर कंप्यूटर। ये चुपचाप ऑथराइज प्रोग्राम बनेगा, बन के आएगा इंटरनेट से और चुपचाप ये आपके कंप्यूटर का एक्सेस हैकर्स को देगा जिसने ये प्रोग्राम डिजाइन किया है। ये अपने आप को रिप्रेजेंट करता है कि मैं एक ऑथराइज प्रोग्राम हूं और ये ईमेल के जरिए अक्सर आपके पास आता है। किसी ने आपको ईमेल करी है और अनरिलायबल सोर्स से, मतलब आपको खुद ही नहीं पता, आपने उसके ईमेल के साथ अटैचमेंट था उसको क्लिक कर दिया और वो सॉफ्टवेयर जो है वो ट्रोजन था। तो ट्रोजन हॉर्स एक अनऑथराइज्ड प्रोग्राम को कहते हैं विच पैसिवली चुपचाप गेन कंट्रोल ओवर अनदर्स कंप्यूटर। वो चुपचाप किसी दूसरे के कंप्यूटर का एक्सेस हासिल कर देता है बाय रिप्रेजेंटिंग इटसेल्फ एज एन ऑथराइज्ड प्रोग्राम। लेकिन वो अपने आप को ये दिखाता है कि मैं एक ऑथराइज यानी बहुत ही अधिकृत यूजर से आया हुआ प्रोग्राम हूं। मशीन को आपके और आपके फायरवॉल्स को या आपके सिस्टम को, आपके एंटीवायरस प्रोग्राम को ऑथराइज बताता है कि मैं एक ऑथराइज्ड प्रोग्राम हूं, लेकिन वो चुपचाप किसी दूसरे हैकर को आपके सिस्टम का एक्सेस दे देगा। इट इज इंस्टॉल्ड थ्रू द हेल्प ऑफ ईमेल। ये ईमेल के जरिए आपके सिस्टम में आ जाएगा। इसको ट्रोजन अटैक कहते हैं। ट्रोजन जो है इंटरनेट पे बहुत रहते हैं और इसको हैकर्स बहुत डिजाइन करते हैं ट्रोजन को। और इंटरनेट पे जब कभी भी आप इंटरनेट यूज करने लगेंगे और एंटीवायरस यूज करेंगे, हर दूसरे दिन आप देखेंगे ट्रोजन अटैक हुआ है। तो ट्रोजन हॉर्स जो है वो इंटरनेट पे घूमते रहते हैं। ये धोखेबाज बैकडोर सॉफ्टवेयर कहलाते हैं और चोरी छिपे हैकर्स की मदद करते हैं सिस्टम को एक्सेस करने में। अपने आप को ऑथराइज प्रोग्राम दिखाते हैं। डेटा थेफ्ट। पहले था थेफ्ट, अभी है डेटा थेफ्ट। किसी का डेटा अगर आप चुरा लेते हैं कंप्यूटर स्टोरेज मीडिया से, किसी के कंप्यूटर में कोई डेटा रखा हुआ है हार्ड ड्राइव में, आपने चोरी चुपके से पेन ड्राइव निकाल करके लगा करके उसका डेटा चुरा लिया, तो इट इज डेटा थेफ्ट। ये अपराध जो है, दिस इंक्लूड्स स्टीलिंग इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन कंप्यूटर हार्ड ड्राइव, रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया एटसेट्रा। Theft may be either by appropriating the data. इस थेफ्ट में आ सकता है आप डेटा तक खुद गए अपने आप और फिजिकली उस डेटा को चुरा लिया, या टेम्परिंग करी, उसके साथ छिड़खानी करी। किसी वर्चुअल मीडियम में डेटा स्टोर था, यानी वर्चुअल मशीन्स होती हैं उनमें डेटा स्टोर था, उसके अंदर से भी आपने चुरा लिया। तो चुराना जो है वो डेटा थेफ्ट अपराध है, डाटा चुराना हार्ड ड्राइव से, रिमूवेबल स्टोरेज से। ईमेल बॉम्बिंग अगला अपराध है, ईमेल बॉम्बिंग। इतनी सारी बॉम्ब माने बारिश कर देना, बमों की बारिश कर देना कहलाता है बॉम्बिंग करना, बॉम्बार्डमेंट।
This kind of activity refers to sending large volumes of mails. बड़ी भारी मात्रा में जिसको शिकार बनाना है, विक्टिम माने शिकार, इंटरनेट पे जो विक्टिम होता है उसके कंप्यूटर में इतनी सारी लार्ज अमाउंट की मेल भेज देना कि कंपनी का मेल सर्वर क्रैश हो जाए, खराब हो जाए या क्रैश हो जाए, चाहे वो कंपनी का हो या किसी व्यक्ति का इंडिविजुअल, कंपनी का या किसी व्यक्ति का इंडिविजुअल ईमेल सर्वर खराब हो जाए, क्रैश हो जाए। इस अपराध को ईमेल बॉम्बिंग करना कहते हैं। ईमेल बॉम्बिंग के जरिए ईमेल सर्वर क्रैश करवाए जाते हैं, और जब सर्वर क्रैश हो जाएगा तो आप ना मेल कर पाएंगे ना पढ़ पाएंगे, और मेल्स भी सारी जो स्टोर हैं वो खराब हो जाएंगे। तो ईमेल बॉम्बिंग के जरिए इंडिविजुअल या कंपनी के ईमेल सर्वर को क्रैश करा दिया जाता है, क्योंकि वो इतने लार्ज वॉल्यूम का डेटा हैंडल नहीं कर पाता और खराब हो जाता है। इस अपराध को ईमेल बॉम्बिंग करना कहते हैं। This kind of activity refers to sending large volume of mails to victim. इस अपराध में एक बड़ी भारी मात्रा में मेल्स को अपराधी के विक्टिम के कंप्यूटर पे भेज दिया जाता है, और अब वो चाहे विक्टिम कोई कंपनी हो या कोई एक अलग व्यक्ति, एक व्यक्ति विशेष या बड़ी कंपनी का हो और उसका मेल सर्वर हो, उसके परिणाम स्वरूप ईमेल सर्वर क्रैश हो जाता है। वायरस या वर्म का अटैक, देखिए वायरस या वर्म्स जो हैं वो बनाए जाते हैं। कौन बनाता है? प्रोग्रामर्स। वायरसेस आर प्रोग्राम्स दैट अटैचेस देमसेल्व्स टू ए कंप्यूटर। वायरस जो है वो तुरंत फटाक से किसी कंप्यूटर को अपनी चपेट में ले लेता है, फाइल में आ सकता है, देन इट सर्कुलेट देमसेल्व्स टू अदर फाइल्स, और उसके बाद सबसे बड़ी खासियत वायरस की ये होती है, तुरंत किसी दूसरे को भी अपनी चपेट में ले लेता है। जैसे आप किसी देख ही रहे हैं कि आजकल जो है वो कोरोना वायरस फैला हुआ है, तो इसी तरह ये वायरस जो होते हैं ये तुरंत दूसरों को अपनी चपेट में ले लेते हैं, क्योंकि ये सर्कुलेट होते रहते हैं। दे सर्कुलेट देमसेल्व्स टू अदर फाइल्स एंड टू अदर कंप्यूटर्स ऑन ए नेटवर्क। ये दूसरी फाइलों में या दूसरे कंप्यूटरों में सर्कुलेट हो जाते हैं, फैल जाते हैं। दे यूजुअली अफेक्ट द डेटा ऑन ए कंप्यूटर। ये डेटा को अफेक्ट करते हैं, कंप्यूटरों को, चाहे तो डेटा को ये डिलीट कर देंगे या उस डेटा को बदल देंगे, ऑल्टर कर देंगे डेटा को आपके कंप्यूटर में। किस तरह से प्रभावित करते हैं? डेटा को डिलीट और डेटा को ऑल्टरिंग करना। वर्म्स, वहीं दूसरी तरफ वायरस या वर्म लगभग एक जैसे होते हैं। वर्म्स, इनको भी वायरस, ये भी वायरस की कैटेगरी होती है। वायरस और वर्म दोनों वायरस की कैटेगरी है। वर्म्स अनलाइक वायरसेस डू नीड होस्ट। अब ये जो वर्म होते हैं इनका एक फर्क ये है कि ये इनको कोई ऐसा चाहिए जिसके ऊपर ये अपनी कॉपी बना के जा सके। दे ईट ऑल द अवेलेबल स्पेस ऑन द कंप्यूटर्स मेमोरी। ये कंप्यूटर की मेमोरी में, वर्म्स जो हैं वो कंप्यूटर की मेमोरी में घूमते रहते हैं, और जैसे ही आप कोई चीज लगाएंगे उस कंप्यूटर में, ये तुरंत फटाक से दे मेक फंक्शनल कॉपीज ऑफ देमसेल्फ, वो तुरंत अपनी कॉपी बना लेंगे और उस जगह पहुंच जाएंगे। तो बड़ी बारीक सी इन दोनों के बीच में खासियत है। लॉजिक बॉम्ब्स इवेंट डिपेंडेंट प्रोग्राम्स होते हैं। लॉजिक बॉम्ब्स टाइम बॉम्ब्स होते हैं, इनको टाइम बॉम्ब्स भी कहा जाता है। This implies that these programs are created to do something only when a certain event occurs. Logic bomb event dependent programs होते हैं, हैकर्स के द्वारा डिजाइन किए गए ऐसे इवेंट यानी कोई घटना होने पे रन होने वाले प्रोग्राम। कोई समय काल या कोई घटना हो रही हो आपके सिस्टम में तब वो चलते हैं, ऐसे नहीं चलते, हर समय नहीं चलेंगे।
जैसे आपने लॉग इन किया या आप लॉग आउट हो रहे हो या कोई पर्टिकुलर तारीख हो रही 25 दिसंबर या 31 दिसंबर, इस तरह की कोई पर्टिकुलर तारीख पे वो रन होने वाले प्रोग्राम्स बना के हैकर ने रखे हैं, और जब वो इवेंट होगा तब वो घटना वो रन होंगे। तो लाइक ए टाइम बॉम्ब, लॉजिक बॉम्ब्स इसलिए कहते हैं क्योंकि वो टाइम बॉम्ब के जैसे दगेंगे तो नहीं, हाँ बस हार्मफुल इफेक्ट पहुंचाएंगे। तो दीज आर इवेंट यानी घटना के ऊपर आधारित प्रोग्राम्स होते हैं, समय घटना समय काल और घटना के ऊपर आधारित प्रोग्राम्स होते हैं। दिस implies that these programs are created to do something, इसका मतलब है ये कुछ करने के लिए बने हैं ओनली व्हेन ए सर्टेन इवेंट अकर्स, लेकिन ये तभी कोई काम करेंगे जब कोई घटना हो रही हो। दीज लॉजिक बम्स डोरमेंट, ये निष्क्रिय होते हैं ऑल थ्रू द ईयर, पूरे साल भर ये निष्क्रिय पड़े रहते हैं, एंड बिकम एक्टिव ओनली ऑन ए पर्टिकुलर डेट, और किसी पर्टिकुलर समय आने पे, डेट आने पे या उस इवेंट के होने पे ये तुरंत एक्टिव हो जाता है। जैसे आपने कोई ऐसा, हैकर ने कोई ऐसा प्रोग्राम डिजाइन करके डाल दिया, आपको मेल कर दिया, आपने उस मेल को चला दिया, उसका अटैचमेंट के अंदर डाला है, आपने उसको क्लिक किया तो वो सॉफ्टवेयर आपको बिना बताए इंस्टॉल हो गया, लेकिन वो लॉजिक बॉम्ब है। अब वो किसी खास पर्टिकुलर डेट पे उसने वो लिखा है, तो वो जो डेट जैसे ही आपके सिस्टम में होगी, वो काम करने के लिए जो भी लॉजिक, मान लीजिए उसने फाइलें डिलीट करने के लिए उसके अंदर प्रोग्राम बना रखा है, तो उस तारीख को आपकी सारी फाइलें डिलीट हो जाएंगी। इस तरह से ये लॉजिक बॉम्ब्स बनाए जाते हैं। इंटरनेट टाइम थेफ्ट, इंटरनेट का टाइम चुरा लेना। आपको किसी के इंटरनेट का पासवर्ड मिल गया, अब आप उसका सर्फिंग आवर्स जो वो करता था, इंटरनेट चलाता था, वो उसको आप चुरा के यूज कर रहे हैं, इसको कहते हैं इंटरनेट टाइम थेफ्ट। वेब जैकिंग या वेब हाईजैकिंग, वेब जैकिंग या वेबसाइट को हाईजैक कर लेना या सेशन हाईजैक कर लेना, पूरी वेबसाइट को हाईजैक चुरा लेना। पूरी वेबसाइट पे आपके द्वारा, पूरी वेबसाइट किसी ने बना रखी है और हमने पूरी वेबसाइट को जो है वो हैक कर लिया, यानी हाईजैक कर लिया और उसके अंदर अपना कंटेंट डाल दिया। इट इज कॉल्ड वेब जैकिंग या वेब हाईजैकिंग या सेशन हाईजैकिंग भी कहते हैं इसको। वेब जैकिंग और वेब हाईजैकिंग इज द टर्म इन दिस काइंड ऑफ ऑफेंसेस। इस अपराध में द हैकर गेन्स एक्सेस, हैकर आपकी वेबसाइट का एक्सेस कर लेगा और कंट्रोल कर लेगा वेबसाइट को, एंड मैनिपुलेट्स और चेंजेस द इंफॉर्मेशन ऑफ द वेबसाइट, और आपकी वेबसाइट में मौजूद जानकारियों को बदल देगा। यदि आपकी पहली कंपनी की वेबसाइट आ रही थी, उसमें आपकी जानकारियां आ रही थी, और कुछ देर के बाद उसको हैक करके जानकारियों को बदल करके उसमें कोई और जानकारी आ गई, आपकी कंपनी की बदनामी करने की जानकारी डाल दी, दैट इज वेब हाईजैकिंग। तो देख लिया कि इस सेशन में हमने कि साइबर सिक्योरिटी में हमारे पास किस किस तरह के अपराध होते हैं और उसमें कौन कौन से साइबर क्राइम्स आते हैं, कौन कौन से अटैक्स, हमने वेब जैकिंग तक देखा। कल के सेशन में हम लोग साइबर सिक्योरिटी के बारे में पढ़ेंगे कि साइबर सिक्योरिटी की क्या जरूरत है, और इस तरह से हमारा ये सेशन कल कंप्लीट हो जाएगा। आज का सेशन यहीं पे